रिकॉर्डिंग स्टार्ट नहीं हो रही साक्षी, हो सकता है आपका लीव हो जाए। जो दूसरा डिवाइस है वो हो सकता है लीव हो जाए, तो दोबारा ज्वाइन कर लेना ना, हो जाएगा। ठीक है, रीज्वाइन कर लेना। हाँ, तो मैं क्या बोल रहा था कि टॉपिक ज्यादा है, टाइम कम है, तो हम लोगों को थोड़ा क्लब करना पड़ेगा टॉपिक्स को। समझ रहे हो? जो आपकी शीट में है ना टॉपिक्स, उसके अलावा भी बिसाइड दैट हम एक दो टॉपिक हो सकता है हर क्लास में ऐड करें। हर क्लास में नहीं, बट कुछ क्लासेस में हम ऐड करेंगे। जैसे आज हमारा जो शीट में मेंशन था वो था मैकेनिक्स ऑफ सॉलिड्स। पढ़ा किसी ने? टॉपिक देख के आया हो आज? यस सर। प्रॉपर्टी ऑफ सॉलिड्स या मैकेनिक्स ऑफ सॉलिड्स था ना आज का टॉपिक हमारा। ठीक है, तो मैं थोड़ा क्लब करके ले रहा हूँ उसको, एज एन प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर एक कॉमन चैप्टर है जिसमें सॉलिड्स और फ्लूइड्स दोनों आते हैं। है ना, आप लोगों को आइडिया होगा थोड़ा सा। इलास्टिसिटी वगैरह हम पढ़ते हैं सॉलिड्स में, और विस्कोसिटी और पास्कल्स लॉ, बर्नौली, ये सब हम पढ़ते हैं फ्लूइड में, राइट? तो हम दोनों चैप्टर को साथ में चलाएंगे, एज एन आज हम थोड़ा फ्लूइड का पार्ट भी करेंगे। है ना, फ्लूइड का एक पार्ट हम आज करेंगे, बाकी हम फ्लूइड कल करेंगे। और अगर कल हो गया फ्लूइड टाइम से अगले वाले लेक्चर में, तो हम थोड़ा सा एसएचएम भी स्टार्ट कर देंगे, ऑसिलेशंस भी। ठीक है, ये मैं आपको पहले से बता रहा हूँ तो आपको आइडिया रहे कि अगली क्लास में क्या क्या हो सकता है। ठीक है बच्चों, इज दिस क्लियर विद एवरीवन? यस सर। ठीक है, चलो यार स्टार्ट करते हैं। दो टॉपिक पढ़ने हैं आज, लेट्स नॉट वेस्ट फर्दर टाइम। ओके, तो मोस्ट ऑफ द चीजें जो है वो बिल्कुल बेसिक है, एज एन आपको आइडिया है उन सब चीजों का। तो मैं थोड़ा सा स्पीड में पेस अप करके थ्योरी पोर्शन रिवाइज करवाऊंगा। जो पोर्शन आपको थोड़ा सा डिफिकल्ट पड़ सकता है उसको मैं समझाऊंगा भी, लेकिन हमारा फोकस क्या रहेगा कि हम थ्योरी रिवाइज करके क्वेश्चन प्रैक्टिस करें। ठीक है, ताकि हमारे दोनों टॉपिक्स आज के ही क्लास में कवर हो जाए। तो अगर कुछ समझ में नहीं आता है तो पूछ लेना, और रिप्लाई कर देना अगर आ भी जा रहा है समझ में तो। ठीक है, तो यार दो तरह की बॉडी हम जनरली पढ़ते हैं हमारे सिलेबस में जो आती है, विच इज इलास्टिक एंड प्लास्टिक बॉडी। दोनों में क्या डिफरेंस है? बेसिक डिफरेंस, अगर आप फोर्स लगाया आपने किसी बॉडी पे, ठीक है, तो वो बॉडी जो अपनी ओरिजिनल शेप को रीगेन करेगी जब आप डिफॉर्मिंग फोर्स को रिमूव कर दोगे। डिफॉर्मिंग फोर्स क्यों बोल रहे हैं हम? फोर्स की जगह हम डिफॉर्मिंग फोर्स वर्ड क्यों यूज कर रहे हैं? क्योंकि अगर आपकी बॉडी कोई अपनी ओरिजिनल स्टेट में है, शेप में है, और आप उसको चेंज कर रहे हो फोर्स लगा के, तो वो डिफॉर्म ही कर रहे हो ना आप उसको। जैसे ये पेन है, अब पेन को मैं मान लो दो तरफ से मशीन लगा दूं, है ना, पुल करने के लिए, और इसको ऐसे खींच दूं, तो हो सकता है कि अगर ये प्लास्टिक है, जैसे कि ये दिस इज अ प्लास्टिक बॉडी, तो ये नहीं खींचे। पर मान लो ये प्लास्टिक बॉडी होती तो ये थोड़ा सा क्या होता है, इसका शेप चेंज हो जाता है ना। मान लो प्लास्टिक बॉडी भी होती है और इसका बहुत ज्यादा फोर्स लगाते तो हो सकता है इसका भी शेप चेंज हो जाता। डिफरेंस क्या था दोनों में, कि अगर ये इलास्टिक बॉडी होती तो जब जैसे ही मैं अपना फोर्स हटा देता, ये क्या ट्राई करती, अपना ओरिजिनल शेप वापस से रीगेन करने का ट्राई करती। जबकि एक प्लास्टिक बॉडी क्या करती है? प्लास्टिक बॉडी जिस शेप में आप लेके आ चुके हो फोर्स लगा के, उसी शेप में रहने का ट्राई करती है, मतलब उसी शेप में रहती है ना। ओरिजिनल शेप में जाना जा नहीं पाती है। ठीक है, उसकी वो प्रॉपर्टी होती है उस बॉडी की। तो ऐसी प्रॉपर्टीज रखने वाली दो अलग अलग तरह की बॉडी को हम क्लासिफाई करते हैं, इलास्टिक और प्लास्टिक। तो इलास्टिक बॉडी जैसे कि स्टील हो गया, ठीक है। प्लास्टिक बॉडी जैसे कि क्ले हो गया। ठीक है, आगे थोड़ा सा और इसके बारे में डिस्कस करेंगे तो थोड़ा समझ में आ जाएगा। जैसे कि हमने यहाँ पे एक बार ली हुई है ना, मेटल की बार ली हुई है लेट्स से। तो हमने एक्सटर्नल फोर्स लगा के, जो कि हम डिफॉर्मिंग फोर्स बोल रहे हैं अभी इस चैप्टर में, है ना, डिफॉर्मिंग फोर्स लगा के हमने उसको डिफॉर्म कर दिया। जैसे ही हम इस एक्सटर्नल फोर्स को रिमूव करेंगे, हटा देंगे, वैसे ही क्या होगा, एक रीस्टोरिंग फोर्स विद इन द बार। अब रीस्टोरिंग फोर्स एक्सटर्नल तो नहीं होता है ना। ऐसा थोड़ी है कि आपने फोर्स लगा के उसको डिफॉर्म किया और आप ही फिर फोर्स लगा के दोबारा उसको अपनी ओरिजिनल शेप में डाल रहे हो, ऐसा तो नहीं होता ना। आपने तो फोर्स लगा के उसको लेंथ उसकी बढ़ा दी। अब वो बॉडी खुद में ही इंटरनली कुछ रीस्टोरिंग फोर्सेस, रिस्टोरिंग क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि रीस्टोर कर रही है। रीस्टोर करना मतलब पुराने सिचुएशन को, पुरानी शेप को फिर से अटेन करना। ठीक है, तो जो इंटरनल फोर्स लगेगा उसे बोलेंगे रीस्टोरिंग फोर्स। तो अगर आपका इक्विलिब्रियम कंडीशन है, क्वेश्चन में दिया हुआ है, एट इक्विलिब्रियम कंडीशन यू नीड टू फाइंड, आपको क्या अप्लाई करना है कि जितना आपने एक्सटर्नल फोर्स लगाया है उतना ही रीस्टोरिंग फोर्स भी लगेगा। ठीक है, दोनों को आपको बराबर करना है, राइट। तो जैसे कि आपने चेंज कर दिया है लेंथ को, एल लेंथ को आपने डेल्टा एल स्ट्रेच कर दिया है। डेल्टा एल मतलब चेंज इन लेंथ, कितना लेंथ चेंज कर दिया, तो टोटल आपका हो जाएगा एल प्लस डेल्टा एल। तो आपको इन दोनों लेंथ्स पे अप्लाई करना है ये फोर्स। ठीक है, कैसे करना है वो भी अब सीखेंगे आगे। हम आगे चलते हैं, स्ट्रेस और स्ट्रेन की बात करते हैं। तो जब हम फोर्स की बात करते हैं तो हमने स्ट्रेस
आता है, हमने ये भी सीखा हुआ है, ये समझा हुआ है हमने, है ना। और उसकी वजह से एक स्ट्रेन भी प्रोड्यूस होता है। दोनों क्या होता है, बेसिक आइडिया में है, स्ट्रेस इज नथिंग बट फोर्स पर यूनिट एरिया, राइट। स्ट्रेस क्या होता है, प्रेशर का एनालॉगस होता है। जैसे प्रेशर होता है फोर्स पर यूनिट एरिया, वैसे स्ट्रेस भी क्या होता है, फोर्स पर यूनिट एरिया, है ना। तो आप किसी पर्टिकुलर क्रॉस सेक्शनल एरिया पे कितना फोर्स लगा रहे हो, वो चीज डिफाइन करती है स्ट्रेस को, ठीक है। ये स्ट्रेस वो वाला स्ट्रेस नहीं है जो हमें होता है पढ़ाई के टाइम पे या एग्जाम के टाइम पे, है ना। ये स्ट्रेस अलग है, ये स्ट्रेस इज दिस इज फोर्स पर यूनिट एरिया, ठीक है। तो तीन तरह के स्ट्रेस हम जनरली क्लासिफाई करते हैं, नॉर्मल, शेयर और हाइड्रोलिक स्ट्रेस जनरली, ठीक है। अब जो स्ट्रेस लग रहा है वो हमको क्या याद रखना है हमेशा, दैट इट इज ड्यू टू द रीस्टोरिंग फोर्स, इट इज ड्यू टू द रीस्टोरिंग फोर्स, ठीक है। ये चीज याद रखना आप। तो आपने स्ट्रेस निकालने के लिए क्या किया, जो फोर्स आपकी बॉडी को डिफॉर्म कर रहा है, अब अगर वो इक्विलिब्रियम में है तो बराबर हो जाएगा आप एक्सटर्नल फोर्स के, तो उसको डिवाइड कर दोगे एरिया से, एफ अपॉन ए। शियर स्ट्रेस क्या होता है, जो साइडवेज लगता है। समझने के लिए अगर हम इसको डिफाइन करें तो क्या बोलेंगे कि जो साइडवेज लगता है। नॉर्मल फोर्स क्या लग रहा है, जो किसी भी क्रॉस सेक्शनल के परपेंडिकुलर लग रहा है, ठीक है। नॉर्मल से हम समझते भी हैं, ये नॉर्मल जो वर्ड है हमने बहुत अलग अलग जगह यूज किया है, ऑप्टिक्स में भी यूज किया है ना। तो नॉर्मल स्ट्रेस यानी जो परपेंडिकुलर लग रहा है। शेयर फोर्स यानी शेयर स्ट्रेस यानी वो स्ट्रेस जो कि साइडवेज फोर्स की वजह से लग रहा है ना। जैसे कि आपने कभी बटर स्लाइस किया है, बटर जो होता है उसको आपने ऐसे स्लाइस किया है कभी, चाकू से, नाइफ से, है ना। तो वो आप क्या अप्लाई कर रहे होते हो उसमें, नॉर्मल स्ट्रेस नहीं अप्लाई कर रहे होते आप उसमें, शेयर स्ट्रेस अप्लाई होता है उसमें, है ना। कौन सा फोर्स होता है, शेयर फोर्स, दैट फोर्स इज कॉल्ड शेयर फोर्स। इसी तरह से एक हाइड्रोलिक स्ट्रेस भी होता है। हाइड्रोलिक स्ट्रेस ऑब्वियसली नाम से ही पता चल रहा है कि फ्लूइड्स की बात हो रही है। तो इसमें जो हाइड्रोलिक स्ट्रेस हम वर्ड यूज कर रहे हैं वो जनरली प्रेशर चेंज भी होता है ना, एक्सेस प्रेशर, दिस इज डेल्टा पी और एक्सेस प्रेशर, ठीक है। तो जहां भी हम फ्लूइड की बात करेंगे वहां पे प्रेशर आ जाएगा, सॉलिड्स की बात करें तो स्ट्रेस आ गया, लेकिन उसको हाइड्रोलिक स्ट्रेस में क्लासिफाई किया गया, ठीक है। अगर हम स्ट्रेस बोलना चाहें एक्सेस प्रेशर को तो हम हाइड्रोलिक स्ट्रेस बोलेंगे, ठीक है। और स्ट्रेस और स्ट्रेन के बारे में हमें क्या याद रखना है कि भाई स्ट्रेस और स्ट्रेन जो हम कॉन्सेप्ट पढ़ रहे हैं वो जनरली किसके लिए पढ़ रहे हैं, इलास्टिक मटेरियल के लिए, ठीक है। इलास्टिक मटेरियल कौन से होते हैं, जो कि अपनी शेप को रीगेन कर पाते हैं, है ना। जहां भी जो भी उनकी शेप चेंज हो गई है, डायमेंशंस चेंज हो गई है, उनको फिर से अटेन करना चाहते हैं, फिर से रीगेन करना चाहते हैं, ठीक है। वो मटेरियल्स होते हैं इलास्टिक मटेरियल। थोड़ा अभी ग्राफ से भी इसको समझेंगे आगे, थोड़ा आपको पता चलेगा कि कैसे अलग अलग सिचुएशन में अलग अलग तरीके से एक्ट करती है बॉडी, ठीक है। आगे चलते हैं, स्ट्रेस हो गया, स्ट्रेन की बात करते हैं। अब स्ट्रेन कैसे डिफाइन होता है, आपने फोर्स लगाया किसी भी बॉडी पे, किसी भी ऑब्जेक्ट पे आपने फोर्स लगाया, किसी इलास्टिक मटेरियल पे लेट से आपने फोर्स लगाया, ठीक है। अब वो फोर्स लगा के आपने उसकी डायमेंशन में चेंज कर दिया। अब हम जब स्ट्रेन की बात करेंगे हम जनरली बात करेंगे डायमेंशंस की, एज इन लेंथ हो गया, एरिया हो गया, वॉल्यूम हो गया, ठीक है। तो अगर आपने उसके डायमेंशन में चेंज किया तो जो चेंज आया है वो कितना आया है उसकी ओरिजिनल डायमेंशन से, वो क्वांटिटी या वो प्रॉपर्टी आपकी होती है स्ट्रेन। यानी कि आपको स्ट्रेन बताएगा कि कितना चेंज आ गया है डायमेंशन में, ठीक है। स्ट्रेस क्या बता रहा था, कितना फोर्स अप्लाई हुआ है, स्ट्रेस बता रहा था कितना फोर्स अप्लाई हुआ है पर यूनिट एरिया। स्ट्रेन क्या बता रहा है, कितना चेंज आया है डायमेंशन में। तो ये दोनों चीजों पे क्लियर रहना है आपको, कंफ्यूज नहीं होना है, ठीक है। तीन तरह से क्लासिफाई होता है ये भी, नॉर्मल स्ट्रेन, शियर स्ट्रेन और वॉल्यूम स्ट्रेन। नॉर्मल स्ट्रेन तो क्या हो गया, किसी भी ऑब्जेक्ट के परपेंडिकुलर कोई फोर्स लगाया और उसकी वजह से लेंथ में चेंज आ गया, लेट से डेल्टा एल। तो अब आपकी टोटल लेंथ हो चुकी है बार की एल प्लस डेल्टा एल, बढ़ गई है, एलोंगेशन हो गया है, क्योंकि आपने फोर्स लगा के उसको स्ट्रेच कर दिया है ना, लेंथ बढ़ा दी है। तो स्ट्रेन क्या हो जाएगा इसमें, कितना तो आपका चेंज आया लेंथ में डिवाइडेड बाय ओरिजिनल लेंथ, डेल्टा एल अपॉन एल, दिस इज योर नॉर्मल स्ट्रेन। शेयर स्ट्रेन क्या हो जाएगा, साइड वेज फोर्स लगाया, जैसा कि अभी हमने डिस्कस किया शेयर स्ट्रेस के लिए भी, उसकी वजह से जो चेंजेस आए। तो आपकी बॉडी लेट से ये येलो कलर का जो दिख रहा है सबको, येलो कलर का पीछे की तरफ, येलो कलर का जो ऑब्जेक्ट दिख रहा है आपको, ओरिजिनल ऑब्जेक्ट, ठीक है। ओरिजिनल डायमेंशन किस तरह से थी, उसकी ओरिएंटेशन क्या थी। तो आपने जैसे साइडवेज फोर्स लगाया तो थोड़ा शिफ्ट हो गया हो, यहाँ पे दिख रहा होगा आपको ये, है ना। बॉडी का आपका डायमेंशन थोड़ा सा शिफ्ट हो गया राइट साइड में, लेट से साइडवेज, क्योंकि आपने साइडवेज फोर्स लगाया। तो उसकी वजह से जो लेंथ में शिफ्ट आया है, जैसे कि एक्स
एक्स इज द शिफ्ट, है ना, और एच इसकी ओरिजिनल हाइट थी लेट से, तो स्ट्रेन क्या हो जाएगा आपका, जो आपका एंगल में चेंज आया है, इसको बोलते हैं shear स्ट्रेन। कंफ्यूज मत होना, दिस इज द चेंज इन लेंथ पर यूनिट लेंथ, दिस इज द चेंज इन एंगल, है ना। ये थीटा क्या बता रहा है बेसिकली आपको, कि आपका जो ओरिजिनल डायमेंशन था उससे कितना एंगल में चेंज आ गया है अब, कौन सा फोर्स लगा के, shear फोर्स लगा के, तो उसको क्या बोलेंगे, shear स्ट्रेन। तो इस थीटा को हम क्या लिख सकते हैं, परपेंडिकुलर अपॉन बेस से x बाई एच लिख सकते हैं, ये समझ में आया सबको। फॉर स्मॉल एंगल टेन थीटा थीटा हो जाता है, ये समझ में आया सबको, x अपॉन एच कैसे लिखा है यहाँ पे स्ट्रेन को, बोलो बेटा, आवाज आ रही है मेरी, Yes, sir. हमारी आवाज आ रही है, समझ में आया कैसे लिखा एक्स अपॉन एच, क्योंकि Yes, टेन थीटा sir. को हमने परपेंडिकुलर बेस, ठीक है। वॉल्यूम स्ट्रेन की बात करते हैं, अगर वॉल्यूम में चेंज आ रहा है किसी ऑब्जेक्ट पे आपने फोर्सेस लगाए और उसके डायमेंशन वाइज अगर हम देखें तो वॉल्यूम में चेंज आ गया है, तो उस चेंज को वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन। और स्ट्रेन को कैलकुलेट कैसे करते हैं, जितना वॉल्यूम में चेंज आया डिवाइडेड बाय ओरिजिनल वॉल्यूम, ठीक है। कॉन्सेप्ट तो अभी भी वही है, राइट। तो डेल्टा वी बाई वी हो जाएगा वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन। ये तीनों चीजों का ध्यान रखना है, कोई सा भी आपसे पूछा जा सकता है पेपर में, आपको अकॉर्डिंगली सॉल्व करना है। एग्जाम्पल लेते हैं, एक आपको सिलेंड्रिकल ऑब्जेक्ट दिया हुआ है लेट से, आपको बोला है फाइंड नॉर्मल या टेंसाइल स्ट्रेस, इसको टेंसाइल वर्ड भी यूज किया जा सकता है इसके लिए, नॉर्मल स्ट्रेस के लिए टेंसाइल भी यूज किया जा सकता है, तो ये दोनों वर्ड सेम ही बात बताते हैं, कंफ्यूज मत होना। इसके अलावा आपको shear स्ट्रेस निकालने के लिए भी बोल रहा है, फोर्स लगा दिया, क्रॉस सेक्शनल एरिया दे दिया, राइट। तो आपको इस पे बोल रहा है कि निकाल के बताओ हमें दोनों, टेंसाइल स्ट्रेस भी और shear स्ट्रेस भी, राइट। तो लेट से आपने क्रॉस सेक्शनल थीटा एंगल पे क्रॉस सेक्शन लिया, ठीक है। आपको कंपोनेंट निकालने फोर्स के, तो आप इजीली निकाल सकते हो, एक तो हो जाएगा एफ कॉस थीटा, एक हो जाएगा एफ साइन थीटा। थीटा एंगल पे अगर कोई एक क्रॉस सेक्शन लिया आपने, दिख रहा है सबको, एक एंगल पे थीटा एंगल पे आपने क्रॉस सेक्शन लिया आपके परपेंडिकुलर डायरेक्शन से, एफ फोर्स लगा रहे हो परपेंडिकुलर टू द क्रॉस सेक्शन, और उससे थीटा एंगल पे क्रॉस सेक्शन लिया है आपने, येलो कलर का जो आपको दिख रहा है, ठीक है। तो इसके कंपोनेंट्स बना लोगे आप, एफ कॉस थीटा एफ साइन थीटा, ठीक है। सिमिलरली एरिया के भी क्रॉस, क्योंकि एरिया भी हम रिप्रेजेंट करते हैं, है ना, एरिया को भी हम रिप्रेजेंट करते हैं किसी क्रॉस सेक्शन के ए से, तो फिर हमने उसका भी कंपोनेंट बना लिया। तो ये आ गया आपका ए डैश परपेंडिकुलर टू द क्रॉस सेक्शन जो आपने लिया है। तो आपको दिख रहा होगा कि ए डैश का अगर कॉस कंपोनेंट लोगे तो वो ए ही आएगा, या फिर ए डैश को आप डिफाइन करोगे तो वो ए अपॉन कॉस थीटा आ जाएगा। तो जब आप टेंसाइल स्ट्रेस निकालोगे तो आपको वो फोर्स लेना है जो परपेंडिकुलर हो क्रॉस सेक्शन के, ये बात हमेशा याद रखना। ये अगर येलो कलर का क्रॉस सेक्शन है ना, S1 पे आपको निकालने के लिए बोला है क्वेश्चन में, दिख रहा है सबको, Yes, क्वेश्चन में sir. बोल रहा है कि S1 पे निकालना है, तो S1 आपका किसी एंगल पे है, थीटा एंगल पे, कंफ्यूज मत होना, ये सिलेंड्रिकल बॉडी से थीटा एंगल पे है ये, है ना। तो आपको इसके परपेंडिकुलर वाला फोर्स लेना है हमेशा, ऐसा नहीं कि आपने जो आपकी सिलेंड्रिकल बॉडी है उसके परपेंडिकुलर वाला फोर्स ले लिया तो फिर टेंसाइल स्ट्रेस नहीं निकल के आएगा। तो इसके परपेंडिकुलर जो फोर्स था वो था एफ कॉस थीटा, राइट। और एरिया का भी जो क्रॉस सेक्शनल एरिया भी जो हम लेने वाले हैं वो क्या था, एक ए बाई कॉस थीटा। ये दोनों चीजें समझ में आई, ये वाली भी और ये वाली भी समझ में आया ना। दोनों आपने क्रॉस सेक्शन के परपेंडिकुलर लेना है कंपोनेंट, एरिया का भी और फोर्स का भी। तो दोनों आपने जब लिए तो आपका आंसर आ गया एफ कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन ए। ये बिल्कुल बेसिक चीज है, लेकिन कंफ्यूजन के चक्कर में गलत हो जाता है सवाल, ठीक है। अगर आप कॉन्सेप्ट याद रखोगे कि परपेंडिकुलर वाला लेना है फॉर नॉर्मल या टेंसाइल स्ट्रेस, तो आपको सही आंसर मिलेगा हमेशा। सिमिलरली आपको पता है कि साइन कंपोनेंट जो है आपका, वो आपको दे देता है शियर स्ट्रेस, क्योंकि साइडवेज फोर्स लगता है, साइडवेज। परपेंडिकुलर लग रहा है तो नॉर्मल, नॉर्मल या टेंसाइल स्ट्रेस, शियर की बात हो रही है तो साइडवेज लग रहा है, तो साइडवेज वाला कौन सा कंपोनेंट है, एफ साइन थीटा। दिख रहा है सबको, ये येलो क्रॉस सेक्शन जिसपे निकालना है S1 पे, Yes, sir. साइडवेज या उसके प्लेन में कौन सा लग रहा है, प्लेन में भी बोल सकते हैं आप उसको कि सर उसके प्लेन में जो फोर्स लग रहा है वो है एफ साइन थीटा। तो ये वाला कंपोनेंट यूज करना है टू फाइंड द शियर स्ट्रेस, राइट। एंड एरिया अभी भी कौन सा लेंगे, वही वाला जो परपेंडिकुलर, क्रॉस सेक्शनल एरिया परपेंडिकुलर वाला, तो ये अभी भी ए बाई कॉस थीटा है। सो द आंसर विल बी एफ साइन 2 थीटा अपॉन 2 है, ये आप कैलकुलेट कर लोगे कॉस थीटा को ऊपर ले जाके, ठीक है।
आगे चलें? Yes, sir. Yes, sir. ऑलराइट, बेसिक डायग्राम है लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है, इस पे सवाल बनने के बहुत चांसेस हैं। बहुत फेवरेट, बेसिकली आपको ये रिलेशनशिप जो है बहुत फेवरेट है आपका एनटीए का, ठीक है। हुक्स लॉ भी बोलते हैं हम इसको, आपने पढ़ा होगा डेफिनेटली। इसमें रिलेशनशिप बताता है किसी भी इलास्टिक, कोई भी जो आपका मटेरियल है उसकी रिलेशनशिप बताता है ये स्ट्रेस की स्ट्रेन के साथ में अलग अलग स्टेजेस में। तो अगर आप नोटिस करो यहाँ पे हमने कुछ पॉइंट्स लिए हैं, ओ ए बी सी डी ई, तो हर जोन में या हर पॉइंट पे अलग सिचुएशन होगी आपकी, ठीक है। तो अगर आपको ओ से ए स्टडी करना है तो आप देख पा रहे हो कि यहाँ एक स्ट्रेट लाइन है, ओ से ए में आप बोल पा रहे हो कि स्ट्रेस जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है स्ट्रेन के। क्या सबको दिख रहा है ये? Yes, sir. है ना? y इक्वल्स टू mx या y इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू x, स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन होती है ना ये, y इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू x। तो y पे है स्ट्रेस, x पे है स्ट्रेन, राइट। तो स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन, इसी को बोलते हैं हुक्स लॉ। हुक्स लॉ अगर अभी मेंशन हो क्वेश्चन में तो फिर उसका मतलब है कि स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन, इस चीज की बात हो रही है, ठीक है। इसको आप ये भी बोल सकते हो कि स्ट्रेस इज इक्वल टू के टाइम स्ट्रेन। आपने प्रोपोर्शनैलिटी हटाने के लिए कांस्टेंट लगा दिया, तो ये जो कांस्टेंट आप लगाते हो इसी को बोलते हैं मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी, जिसपे कि बहुत सारे सवाल बनते हैं, है ना, बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं, ठीक है। आगे चलते हैं ए से बी। अब ए तक आप आगे स्ट्रेट लाइन आई, लेकिन ए से बी में स्ट्रेट लाइन नहीं है, दिस इज अ नॉन लीनियर कर्व, है ना, नॉन लीनियर है। लेकिन जो इंपॉर्टेंट बात है वो ये है कि ये अभी भी इलास्टिक है, यानी कि अगर अभी भी आप इस पे फोर्स लगाओगे तो जब आप हटाओगे इस फोर्स को तो ये बॉडी अपनी ओरिजिनल शेप रीगेन करेगी, ठीक है। लेकिन बी पॉइंट पे आने के बाद ये अपनी इलास्टिक लिमिट अचीव कर चुकी होती है, इसके बाद भी अगर आपने फोर्स लगाया तो ये इलास्टिक नहीं रहेगा, अपनी ओरिजिनल शेप पूरी रीगेन नहीं करेगा, ठीक है। सिग्मा वाई को हम बोल सकते हैं यील्ड स्ट्रेंथ, सिग्मा वाई इज द स्ट्रेस, स्ट्रेस एट पॉइंट बी। जो इलास्टिक लिमिट है ना उस पे जितना स्ट्रेस बॉडी पे लग रहा है या बॉडी एक्सपीरियंस कर रही है उसको बोलेंगे सिग्मा वाई या फिर यील्ड स्ट्रेंथ। अगर ये यील्ड स्ट्रेंथ नाम से क्वेश्चन आ जाए, वर्ड आ जाए आपके एग्जाम में, तो कंफ्यूज मत होना। यील्ड स्ट्रेंथ का मतलब समझ जाना कि ये वो पॉइंट पे स्ट्रेस लग रहा है जो कि आपका इलास्टिक लिमिट है, बी पॉइंट पे। समझ में आया तीनों पॉइंट, ओ ए बी तीनों समझ में आ गए? सर तीसरा दोबारा समझाना। 3 पॉइंट्स की बात करी अभी तक हमने। ओ यानी जब वो पॉइंट जहां पे स्ट्रेस और स्ट्रेन चालू ही नहीं हुआ, यानी कि हमने फोर्स भी नहीं लगाया, धीरे धीरे हमने फोर्स लगाया किसी बॉडी पे तो उसमें स्ट्रेस डेवलप हुए, ठीक है, और स्ट्रेन भी डेवलप होगा साइमल्टेनियसली। तो ए पॉइंट ऐसा पॉइंट होता है जहां तक आपने फोर्स लगाया, जैसे 0 से मान लो तुमने 3 न्यूटन तक फोर्स लगाया किसी ऑब्जेक्ट पे, तो उसकी वजह से जो स्ट्रेस और स्ट्रेन्स आ रहे होंगे वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होंगे ए पॉइंट तक। हर बॉडी का अलग होगा, हर बॉडी का अलग होगा, किसी के लिए 3 न्यूटन पे आ जा रहा है, किसी के लिए 5 न्यूटन पे आ रहा है ना। लेकिन ए पॉइंट वो पॉइंट है जहां तक आपका स्ट्रेस और स्ट्रेन एक दूसरे के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, यानी कि जितना स्ट्रेस आ रहा है उतना ही स्ट्रेन आएगा, मतलब उसी प्रोपोर्शन में आएगा। अगर स्ट्रेस 2 टाइम्स हो गया है आपका, एक न्यूटन का फोर्स बढ़ा के, तो स्ट्रेन भी आपका 2 टाइम्स हो जाएगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, वो समझते हो तुम लोग उसका मतलब, है ना। ऑब्वियसली मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी से मल्टीप्लाई करके आपको मिलेगा एक्चुअल आंसर तो, बट ये हुक्स लॉ बोला जाता है इसको ए पॉइंट तक। और इसके अलावा एक और इन्फॉर्मेशन क्या है कि बॉडी अभी भी इलास्टिक बिहेवियर शो कर रही है ना। इलास्टिक है मतलब कि अगर ए पॉइंट तक आपने फोर्स लगाया और उसके बीच में कभी भी फोर्स हटा लिया तो जितनी बॉडी में तुमने चेंजेस लाए ना वो वापस से रीगेन हो जाएंगे। आगे चलेंगे ए से बी। अब लीनियर कर्व नहीं है, नॉन लीनियर है, तो बी पॉइंट तक आते आते आपका स्ट्रेस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन नहीं है, ये बात ध्यान रखना। ए से बी वो जोन है, इलास्टिक जोन ही है, लेकिन वो जोन है जहां पे लीनियर कर्व नहीं है स्ट्रेस स्ट्रेन का, यानी हुक्स लॉ फॉलो नहीं हो रहा है। लेकिन ए से बी में अभी भी बॉडी इलास्टिक ही है, ये बात इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अलग से एक पॉइंट इसलिए लिया है बी पॉइंट क्योंकि बी पॉइंट तक बॉडी इलास्टिक बिहेवियर ही शो कर रही थी, वापस से अपनी ओरिजिनल शेप रीगेन कर रही थी, इसलिए हमने एक पॉइंट लिया बी पॉइंट जिसको हमने बोल दिया कि यहां तक बॉडी इलास्टिक है, लिमिट हो गई ये भी इलास्टिक होने की। अब बी के बाद भी अगर तुम और चाहते हो फोर्स लगाना और भी ज्यादा उसमें स्ट्रेसेस डेवलप करोगे, स्ट्रेन डेवलप करोगे, तो वो बॉडी आपकी पूरा तरह से रीगेन नहीं कर पाएगी अपना ओरिजिनल शेप या इलास्टिक बिहेवियर शो नहीं कर पाएगी, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं, बी से लेकर सी,
और सी से लेकर डी, यानी कि अगर ये पूरा बी से डी का अगर हम ग्राफ को एनालाइज करें तो इसमें क्या होता है कि स्ट्रेन बहुत ज्यादा बढ़ने लगता है जरा से स्ट्रेस पे। ये आपको दिख भी रहा होगा। आपने 0 से लेकर सिग्मा वाई क्या है? स्ट्रेस की वो वैल्यू जिसपे इलास्टिक लिमिट अचीव हो रही है। क्या बोला मैंने? सिग्मा वाई क्या है? स्ट्रेस की वो वैल्यू जिसपे इलास्टिक इलास्टिक। लिमिट अचीव, है ना। अब तुमने सिग्मा वाई से भी ज्यादा स्ट्रेस लगा दिया तो तुम नोटिस करोगे कि जरा से स्ट्रेस लगाने पे बहुत ज्यादा स्ट्रेन आ गया है ना, बॉडी के डायमेंशंस में बहुत ज्यादा चेंज आ गए हैं। पहले ऐसा नहीं हो रहा था। पहले आप स्ट्रेस लगा रहे थे तो स्ट्रेन भी उस हिसाब से ही आ रहा था, है ना, बहुत ज्यादा नहीं आ रहा था। लेकिन जैसे बी पॉइंट के आगे निकले आप, या आपने स्ट्रेस का जो अमाउंट है वो बढ़ाया, सिग्मा वाई से भी ज्यादा कर दिया, तो जरा से स्ट्रेस पे बहुत ज्यादा स्ट्रेन आ जाता है। और इसीलिए इसको बोलते हैं प्लास्टिक जोन। बी से डी तक जरा से स्ट्रेस पे स्ट्रेन बढ़ेगा रैपिडली। जैसे ही डिफॉर्मिंग फोर्स रिमूव होगा, और स्ट्रेन इज नॉट इक्वल टू जीरो, स्ट्रेन जीरो भी नहीं होगा, ठीक है, स्ट्रेन विल ऑलवेज इंक्रीज। डी पॉइंट पे आने के बाद बॉडी बोलती है कि तुमने मेरे साथ बहुत गलत किया है, तुम लोग मेरे पे स्ट्रेस लगाए जा रहे हो, मेरी बॉडी मतलब मेरा जो है वो स्ट्रेन बढ़ गया है बहुत ज्यादा, है ना, चेंजेस आ गए डायमेंशन में बहुत ज्यादा। इसलिए डी पॉइंट को बोलते हैं अल्टीमेट टेंसाइल स्ट्रेंथ, या फ्रैक्चर पॉइंट आता है आपका उसके बाद। ठीक है, डी पॉइंट आपका हो गया वो पॉइंट जहां पे आपका अल्टीमेट टेंसाइल स्ट्रेंथ अचीव हो चुका है। अब इसके बाद भी अगर आप और भी फोर्स लगाओगे तो आपकी बॉडी टूट भी सकती है। आप समझ रहे हो पूरा कैसे चल रहा है ये ग्राफ? कोई बॉडी थी, उस पर तुमने फोर्सेस लगाना चालू किया, तो जैसे आपने फोर्स लगाया, हटाया, वापस से रीगेन हो गई, फिर लगाया, फिर हटाया और रीगेन हो गई। बी पॉइंट तक आते आते ऐसा हुआ। बी पॉइंट के बाद गए तो आपका सी और डी पॉइंट तक जब आपने अचीव किया तो वो पूरा जोन था प्लास्टिक जोन, यानी कि आप जैसे फोर्स लगा रहे थे तो स्ट्रेसेस डेवलप हो रहे थे बहुत हल्के से, और उसकी वजह से बॉडी में स्ट्रेन बहुत ज्यादा आ गया था, यानी कि बॉडी में चेंजेस बहुत ज्यादा आ रहे थे डायमेंशन। अब बॉडी बोली कि यार मैं इतनी सी थी पहले, और तुमने मेरे पे फोर्स लगा लगा कि इतना सारा, इतना बड़ा बना दिया मुझे, है ना, इतना लेंथ बना दिया मेरा, और तुम अभी भी नहीं रुक रहे हो, तुम बोल रहे हो कि मैं अभी तो और फोर्स लगाएंगे। तो जब और लगाओगे आप तो उस बॉडी का क्या अल्टीमेट टेंसाइल स्ट्रेंथ अचीव हो जाता है, फिर और ज्यादा वो नहीं स्ट्रेन डेवलप कर पाती। ठीक है, और अब जो स्ट्रेन डेवलप करेगी भी सही, तो वो अपनी डिफॉर्मेशन की तरफ जारी होगी। डिफॉर्मेशन यानी टूटने की तरफ जारी होगी आसान भाषा में। और आपने ई पॉइंट भी अचीव कर लिया, यानी कि ई पॉइंट तक आपने स्ट्रेस लगाते रहे आप। स्ट्रेन की वैल्यू स्ट्रेन की वैल्यू ई पॉइंट तक अगर चली गई, यहां तक आ गई, तो इसका मतलब है कि आपका ई पॉइंट आते ही फ्रैक्चर भी हो सकता है, फ्रैक्चर पॉइंट आ जाएगा, यानी कि बॉडी टूट सकती है। बात समझ में आई? यस सर। हाँ? अब इसमें जो समझने वाली बातें हैं, कुछ चीजें जिसपे क्वेश्चन बनते हैं। अगर आपका डी पॉइंट और ई पॉइंट क्लोज हुआ, डी पॉइंट कौन सा पॉइंट है जहां पे अल्टीमेट टेंसाइल स्ट्रेंथ अचीव हो गई है, उसके बाद आपकी स्ट्रेन की वैल्यू गिरने लगती है। यहां मैं लिख भी देता हूं, आफ्टर डी स्ट्रेन स्टार्ट डिक्रीजिंग। दिख रहा है सबको? स्ट्रेन अब और नहीं बढ़ रहा है इसमें, है ना, यस स्ट्रेन की सर। वैल्यू दिख रही है सबको यहाँ से, और स्ट्रेन की वैल्यू बढ़ रही है मतलब, लेकिन अब इतनी नहीं बढ़ रही। और दूसरा, स्ट्रेस की वैल्यू और नहीं बढ़ रही है, यानी कि स्ट्रेस जो डेवलप हो रहे थे वो बढ़ रहे थे कंटिन्यूसली। देखो, यहाँ से बढ़ा, फिर यहाँ से बढ़ा, यहाँ से बढ़ा, अभी तक यहाँ भी बढ़ा, डी पॉइंट तक बढ़ गया। डी पॉइंट के बाद में स्ट्रेसेस की वैल्यू कम होने लग गई, तो स्ट्रेस की वैल्यू हो गई डिक्रीज। ठीक है, स्ट्रेन बढ़ेगा लेकिन उतनी ज्यादा टाइम तक बढ़ नहीं पाएगा। जैसे ही आप स्ट्रेसेस लगाने लगोगे और ज्यादा, फोर्स लगाने लगोगे डी पॉइंट के बाद और ज्यादा, तो आपकी स्ट्रेस की वैल्यू तो कम होने लगी है, स्ट्रेन बढ़ रहा है अभी भी, लेकिन बॉडी टूटने की उस पर आ गई है सिचुएशन, है ना, डिफॉर्मेशन की सिचुएशन में आ गई है, और फ्रैक्चर हो सकती है, टूट सकती है। जैसे ई पॉइंट आ जाएगा, ई पॉइंट आया, बॉडी टूट जाती है। समझने वाली बात इसमें दो चीजें, ध्यान से सुनना अगली वाली बात। अगर डी पॉइंट और ई पॉइंट क्लोज रहा तो बॉडी बोली जाएगी ब्रिटल। अगर ये डी पॉइंट और ई पॉइंट क्लोज रहा, यानी कि डी पॉइंट के बाद बहुत जल्दी फ्रैक्चर आ गया है, वो भाई तुमने डी पॉइंट तक तो स्ट्रेच कर दिया, प्लास्टिक लिमिट भी अटेन हो गई उसकी, प्लास्टिक जोन में भी तुम चले गए, बॉडी बोल रही कि अब थोड़ा सा और फोर्स लगाया ना तुमने तो मैं, मेरी जो फॉर्मेशन है वो खत्म हो सकती है, मैं टूट सकती है। तुमने बोला नहीं हम तो लगाएंगे,
तो ऐसी बॉडीज भी हैं जिन पे आप डी पॉइंट के बाद जरा सा लगाओ ना फोर्स, या जरा सा उसमें स्ट्रेसेस डेवलप हो जाए अगर, तो बॉडी टूट जाती है। तो ऐसी बॉडीज को बोलते हैं ब्रिटल। और अगर डी और ई बहुत ज्यादा दूर हो, यानी कि डी पॉइंट तक आपने फोर्स लगाया लेकिन अब आप और ज्यादा जब लगा रहे हो फोर्सेस, तो बॉडी और एलोंगेट हो रही, बॉडी और ज्यादा स्ट्रेन डेवलप कर रही है, तो ऐसे बॉडीज को बोलते हैं डक्टाइल। ठीक है, ये दोनों चीजें याद रखना। डक्टाइल बॉडी का कोई एग्जांपल बता सकता है कोई? डक्टाइल बॉडीज का कोई एग्जांपल पता है किसी को? बताओ बताओ। गोल्ड। गोल्ड। से कॉपर, स्टील, सिल्वर। हाँ, मेटल्स जो होते हैं ना, स्टील का सुना होगा आपने कि स्टील को स्ट्रेच करा जाता है बहुत ज्यादा, है ना, अलग अलग तरह के स्टील बनाए जाते हैं। ठीक है, तो वो कैसे बनाए जाते हैं? इसलिए बनाए जाते हैं क्योंकि डक्टाइल है वो। अगर डक्टाइल नहीं होता तो तुम उसको डी पॉइंट के बाद जब और स्ट्रेच करते, फोर्सेस लगाते, उसमें स्ट्रेसेस डेवलप होते उसमें, तो टूट जाता स्टील। लेकिन ऐसा होता नहीं, वो और ज्यादा एलोंगेट हो सकता है। ऑब्वियसली उसका भी एक रप्चर पॉइंट होगा, ऐसा नहीं कि तुम इनफाइनाइट लेंथ तक उसको स्ट्रेच कर सकते हो। लेकिन ब्रिटल अगर कोई मटेरियल ले लो, जैसे ग्लास ले लो, उसके कंपैरिजन में ज्यादा कर सकते हो, तो इसलिए उसको डक्टाइल बोला जाता है। आगे चलते हैं, कुछ बेसिक चीजों पे बात कर लेते हैं जिन पे सवाल बनते हैं, जो आपको पता भी है। मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी अभी अभी हमने डिस्कस किया। मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी क्या होता है? स्ट्रेस डिवाइडेड बाय स्ट्रेन। ठीक है, यंग्स मॉड्यूलस बोलते हैं इसको। क्या होता है ये? स्ट्रेस डिवाइडेड बाय स्ट्रेन। अब मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी भी तीन तरह से क्लासिफाइड है। जैसे हमने पढ़ा ना, नॉर्मल, शेयर और वॉल्यूमेट्रिक, तो उस हिसाब से तीन तरह से क्लासिफाइड है। अगर हम नॉर्मल स्ट्रेस की बात कर रहे हैं, नॉर्मल स्ट्रेस लगा रहे हैं हम बॉडी पे, तो उसकी वजह से जो मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी आएगा वो उसको बोलेंगे यंग्स मॉड्यूलस। इसको क्या बोलते हैं हम? नॉर्मल स्ट्रेस डिवाइडेड बाय लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन। इसको लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन बोलते हैं, पता है ना ये बात सबको? लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन। ठीक है, अगर ये दोनों चीजें हैं तो आपको यंग्स मॉड्यूलस बोलना है। जो कांस्टेंट है ना, जो मॉड्यूलस है, उसको बोलना है यंग्स मॉड्यूलस, वाई से रिप्रेजेंट करते हैं इसको। ठीक है, कहां से आया ये भी थोड़ी देर पहले पढ़ा था ना हमने। स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेंथ, तो अगर प्रोपोर्शनैलिटी हटानी है तो एक कांस्टेंट लगा देते हैं, उसको बोलते हैं। ठीक है, वहां से आता है ये के इक्वल्स टू, ये वाई इक्वल्स टू क्या हो जाता है? स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेंथ। ठीक है, आगे चलते हैं, शेयर मॉड्यूलस की बात करते हैं। अगर शेयर फोर्सेस लगे हुए हैं, शेयर स्ट्रेसेस लगे हुए हैं, तो उस केस में जो आपका कांस्टेंट या मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी आएगा, उसको बोलेंगे शेयर मॉड्यूलस या मॉड्यूलस ऑफ रिजिडिटी। तो कई बार इस नाम से भी क्वेश्चन आ जाता है, कंफ्यूज नहीं होना है। तो इसको कैसे निकालेंगे भाई? शेयर स्ट्रेस लिखा ऊपर और नीचे लिख दिया उसका शेयर स्ट्रेन। पढ़ा ये दोनों चीजें अभी ऊपर पढ़ के आए हो तुम लोग? यस सर। फोर्स पर यूनिट एरिया हो गया शेयर स्ट्रेस, और नीचे स्ट्रेन क्या हो गया? एक्स अपॉन एच। थीटा, थीटा इज द स्ट्रेन। ठीक है, एक्स अपॉन एच। और जी से रिप्रेजेंट करते हैं इसको, मॉड्यूलस ऑफ रिजिडिटी को, तो वाई जी। और एक बीटा भी होता है, इसको आप बोलते हो बल्क मॉड्यूलस, इसको भी याद रखना। बल्क मॉड्यूलस जनरली वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन के रेफरेंस में यूज होता है। जब आपके वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेसेस आ रहे होते हैं या वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन्स आ रहे होते हैं, तो आप बल्क मॉड्यूलस का कॉन्सेप्ट यूज करते हो। ये क्या हो जाता है? डेल्टा पी। डेल्टा पी क्यों लिखा? क्योंकि अभी बोला था ना, एक्सेस प्रेशर भी बोल सकते हो आप, डेल्टा पी भी बोल सकते हो। यस सर। वॉल्यूम स्ट्रेन जब आएगा या हाइड्रोलिक स्ट्रेस जब हम मेंशन करेंगे क्वेश्चन में, तो उसको आप डेल्टा पी भी बोल सकते हो ना, एक्सेस प्रेशर भी बोल सकते हो इस वाले स्ट्रेस को। तो आप क्या यूज कर रहे हो भाई? वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेस के लिए डेल्टा पी, और स्ट्रेन के लिए क्या यूज कर रहे हो? माइनस डेल्टा वी अपॉन वी। ठीक है, कम हो रही है आपकी, कम हो रही है आपकी वॉल्यूम। ठीक है भाई, तो आप इसको क्या लिख रहे हो? माइनस डेल्टा वी अपॉन वी। अगर आप किसी छोटे चेंजेस के बारे में बात कर रहे हो, छोटे डिफॉर्मेशंस में, तो आप इसको डीपी बाय डीवी भी लिख सकते हो। ठीक है, दोनों चीजें ही सही हैं, अकॉर्डिंग टू सिचुएशन यू कैन यूज। नाउ एक और टर्म यूज होती है कंप्रेसिबिलिटी, जो कि डिफाइन होती है 1 अपॉन बीटा से। यानी बल्क मॉड्यूलस निकालो और उसका रेसिप्रोकल निकाल दो, तो आपको कंप्रेसिबिलिटी मिल जाएगी। दोनों चीजें याद रखनी है भाई। सब चीजें पढ़ी हुई है ना एक एक बार, ऐसा तो नहीं पहली बार सुन रहे हो ये सब चीजें। ठीक है, मैं अज्यूम करके चल रहा हूँ आपने एक एक बार सुना हुआ है इन सब के बारे में, है ना, एक एक बार पढ़ा हुआ है। अगर बिल्कुल भी नहीं पढ़ा हुआ तो बता देना, मैं थोड़ा डिटेल में डिस्कस कर लूंगा, बट टाइम थोड़ा कम है, इसलिए मैं थोड़ा जल्दी जल्दी चल रहा हूँ।
एक एग्जांपल है, इसको जब आप नोट्स रिवाइज करोगे तो उसको पढ़ लेना। जैसे कि आप एक पुली ली हुई है, उस पर टेंशन, दो ब्लॉक्स हैं M1 और M2, दोनों पे टेंशन लग रही होगी T। तो जब आप FBD बनाओगे तो आप इसमें लिख सकते हो कि भाई आपका जो फोर्स है वो क्या है, टेंशन फोर्स। और जो एरिया है वो ए एरिया है लेट से इसका, तो फोर्स पर यूनिट एरिया क्या हो गया आपका वाई। फोर्स पर यूनिट एरिया हो गया, सॉरी स्ट्रेस, और स्ट्रेस इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, वाई टाइम्स स्ट्रेन। भाई स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन क्या होता है, वाई होता है, मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी या यंग्स मॉड्यूलस। तो स्ट्रेन को क्रॉस मल्टीप्लाई करके इधर ले गए, तो स्ट्रेस तो हो गया टेंशन पर यूनिट एरिया, वाई किया राइट साइड में और उसको मल्टीप्लाई कर दिया स्ट्रेस से, विच इज डेल्टा एल अपॉन एल। और टेंशन जो आपको निकालोगे वो आप यहाँ पे एफबीडी बना के इक्वेशन लिख सकते हो मेरे ख्याल से। अब ये तो आता है ना तुमको, एनएलएम के थ्रू, एनएलएम पढ़ा है ना सबने, बोलो भाई, आवाज आ रही है मेरी, एम आई ऑडिबल बच्चों? ठीक है, एक और एग्जांपल दिया हुआ है फॉर वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन। तो इसको भी आपको सेम तरीके से यूज करना है। बल्क मॉड्यूलस दिया हुआ होगा सवाल में और एक्सेस प्रेशर निकलवा लेगा, डेल्टा वी बाई वी भी दे देगा वो, यानी कि वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन जो वॉल्यूम में चेंज आया है ना, उसकी वैल्यू भी दे देगा। तो डेल्टा वी अपॉन वी और बीटा की हेल्प से आप एक्सेस प्रेशर निकाल सकते हो। ठीक है, इस तरह के सवाल आते हैं, तो एक बार नोट्स रिवाइज करते वक्त इनको भी देख लेना। स्प्रिंग्स की अगर हम बात करें तो आपने पढ़ा हुआ है कि जो स्प्रिंग फोर्स होता है वो kx होता है, और स्प्रिंग में भी एलोंगेशंस आते हैं। तो इस केसेस, स्प्रिंग के केसेस में भी आप हमसे पूछ लिए जाते हैं स्ट्रेस और स्ट्रेन के सवाल। ठीक है, फोर्स पर यूनिट हो जाएगा आपका स्ट्रेस इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, y इंटू एक्स बाय एल। तो आप नोटिस कर रहे होंगे कि ये स्ट्रेस इक्वल्स टू यंग्स मॉड्यूलस मल्टीप्लाई बाय स्ट्रेन वाला इक्वेशन हम बहुत ज्यादा यूज कर रहे हैं, है ना। तो जनरली हमसे क्या है कि फोर्स वगैरह पूछ लिया जाता है सवाल में, कितना आपने फोर्स लगाया जिसकी वजह से ये स्ट्रेन वगैरह आए। तो उस केस में आपको ये इक्वेशन बड़ा काम आएगा, क्योंकि डायरेक्टली फोर्स यील्ड करके दे देगा आपको ये। जैसा कि आप यहाँ पे देख भी सकते हो, x हो गया एलोंगेशन, l था इसका ओरिजिनल लेंथ, तो स्ट्रेन आ गया x अपॉन एल, जिसको आपने मल्टीप्लाई कर दिया y से। और अगर फोर्स निकालना है तो a को क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो तो ये इक्वेशन बन जाएगा। ठीक है, इसमें वाई ए अपॉन एल स्प्रिंग्स के केस में कभी कभी बोल दिया जाता है इक्विवेलेंट फोर्स कांस्टेंट, जिसको आप के से रिप्रेजेंट कर सकते हो, इक्विवेलेंट फोर्स कांस्टेंट वाई ए अपॉन एल बोल दिया जाता है। लिखते हो ना आप, वाई इक्वल्स टू एफ इक्वल्स टू के एक्स। अरे स्प्रिंग कांस्टेंट लिखते हो ना बच्चों, याद आ रहा है कुछ? स्प्रिंग्स के बारे में पढ़ा था, एफ इक्वल्स टू के एक्स में के क्या होता है, Yes, स्प्रिंग, sir. है ना। तो उसको वो होता क्या, वाई ए अपॉन एल। ठीक है, तो यहां से आप इस चीज को समझ सकते हो कि कहां से आया होगा वो। ठीक है, कई बार दो बार्स भी दे दी होंगी अलग अलग लेंथ की, L1 A1 Y1 और L2 A2 Y2, और उस पर फोर्स लगा दिया गया होगा। तो उस केस में भी कई बार आपको फोर्स निकालने के लिए बोल दिया जाता है। तो इसमें आपको ध्यान रखने वाली चीज क्या है कि K1 आप अलग से निकालोगे Y1 A1 अपॉन L1 से, और K2 अलग से निकालोगे, और फिर के इक्विवेलेंट निकालोगे। तो ये के इक्विवेलेंट निकालने का वही तरीका जो आपने पढ़ा हुआ है पहले, सीरीज और पैरेलल में डिस्कस किया था ना हमने स्प्रिंग्स के केस में। तो यहाँ पे के इक्विवेलेंट क्या हो जाएगा, K1 K2 अपॉन K1 प्लस K2, और इसको यूज करना है फोर्स निकालते वक्त। पढ़ा हुआ है ना स्प्रिंग में हमने, Yes, sir. सीरीज में स्प्रिंग लगा देते थे, पैरेलल में लगा देते थे, और फिर इक्विवेलेंट के निकालते थे हम लोग हमेशा, है ना। उस इक्विवेलेंट के को मल्टीप्लाई करते थे एलोंगेशन से, टोटल एलोंगेशन से, तब हमारा फोर्स आता था, एक्सटर्नल फोर्स जितना लगा रहे हो आप, है ना, चेंजेस लाने के लिए। तो ये बात याद रखना, इस तरह से आप स्ट्रेस और स्ट्रेन का यूज कर सकते हो मतलब। ठीक है, पोटेंशियल एनर्जी की बात करें तो पोटेंशियल एनर्जी या एनर्जी डेंसिटी को हम जनरली डिफाइन करते हैं हाफ इंटू स्ट्रेस इंटू स्ट्रेन से। बहुत ही जनरल और कॉमन फॉर्मूला है जो कि बहुत यूजफुल है। ठीक है, एनर्जी डेंसिटी का फॉर्मूला है ये। और अगर एनर्जी निकालनी है आपको तो आप लिख सकते हो हाफ इंटू स्ट्रेस इंटू स्ट्रेन इंटू वॉल्यूम। तो आप डायमेंशंस के थ्रू समझोगे, तो आप अगर वॉल्यूम से मल्टीप्लाई करोगे तब आपकी एनर्जी का डायमेंशन आएगा। ठीक है, सो दिस फॉर्मूला यू नीड टू रिमेंबर। जस्ट बाय यूजिंग दिस फॉर्मूला आपके क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे बहुत सारे। ठीक है, लेकिन याद रखना कि होता है पोटेंशियल एनर्जी क्या, हाफ इंटू स्ट्रेस इंटू स्ट्रेन इंटू वॉल्यूम। और केवल डेंसिटी की बात कर रहे हैं तो सिंस मास पर यूनिट वॉल्यूम होता है डेंसिटी, ठीक है, Yes, sir.
पर यूनिट वॉल्यूम होता है। एनर्जी डेंसिटी की बात करोगे तो एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, अगर किसी भी चीज की डेंसिटी निकालनी तो पर यूनिट वॉल्यूम की बात हो रही है। तो वॉल्यूम का फैक्टर मल्टीप्लाई नहीं होगा अगर डेंसिटी की बात हो रही है, तो ये बात याद रखना बस। ठीक है। सेम कॉन्सेप्ट से हम एलोंगेशन भी निकाल लेते हैं ड्यू टू सेल्फ वेट। सेल्फ वेट होता है किसी भी बॉडी का mg, खुद का ही वेट कितना होगा भाई, mg होगा। तो जो फोर्स स्ट्रेस कॉज कर रहा है, एलोंगेशन कॉज कर रहा है, वो कौन सा फोर्स है, mg। बात समझ में आई सबको। ठीक है। इसका यूज करके भी हम निकाल सकते हैं एलोंगेशन ड्यू टू सेल्फ वेट। इस पर कुछ क्वेश्चन करेंगे सॉल्व आगे। पॉइजन्स रेशियो की बात कर लेते हैं। पॉइजन्स रेशियो डिफाइन होता है -d/d डेल्टा एल अपॉन एल से। कई बार क्या होता है कि आपकी ऑब्जेक्ट का आप डायमेंशन चेंज करते हो विड्थ वाइज। जैसे किसी ऑब्जेक्ट, कोई ऑब्जेक्ट लिया आपने जिसका डी था डायमीटर, है ना, और चेंज करके तुमने डेल्टा डी का तुम मान लो चेंज लिया है, ठीक है, तुमने स्ट्रेच कर दिया। ये तो कॉमन सेंस की बात है, आपने रेजिस्टेंस के क्वेश्चंस में भी सॉल्व किया होगा ये, कि अगर मान लो कोई लेंथ है 5 मीटर की किसी वायर की, और उसका लेट से तुम्हारा डायमीटर था 1 सेंटीमीटर का। अब तुमने इस पे फोर्स लगाया, स्ट्रेच किया इसको। अब वायर को स्ट्रेच करोगे तो ये लेंथ में बड़ा हो जाएगा। डक्टाइल होते हैं ना भाई वायर तो, Yes, sir. डक्टाइल होते हैं ना वायर्स तो। डक्टाइल का मतलब ही यही है कि उसका लेंथ बढ़ाया जा सकता है ना, डायमेंशन चेंज किया जा सकता है, खींचा जा सकता है उसको, स्ट्रेचेबल होते हैं। तो अगर तुमने स्ट्रेच कर दिया मान लो ये, है ना, स्ट्रेच कर दिया इसको, तो ये बात सबको समझ में आती है कि केवल इसकी लेंथ ही नहीं बढ़ेगी। लेट से इसकी लेंथ होगी 10 मीटर, तो केवल लेंथ ही नहीं बढ़ेगी, इसका डायमीटर भी कम हो जाएगा। ये बात समझ में आती है, लेस देन 1 हो जाएगा ये, Yes, sir. है ना। पतला हो गया ना भाई, कोई चीज अगर लंबी होगी सेम मटेरियल है तो उसका ऑब्वियसली डायमेंशन कुछ चेंज होगा, है ना, डायमीटर वाइज। तो इसके डायमीटर या फिर विड्थ में जो चेंजेस आए हैं उसको निकालने के लिए हम पॉइजन्स रेशियो यूज करते हैं। तो क्या हो जाएगा ये, -डेल्टा d/d, जो चेंज आया आपके डायमीटर में लेट से, डिवाइडेड बाय लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन, यानी कि जो लेंथ में चेंज आया। ये बात समझ में आई सबको। सिग्मा से इसको रिप्रेजेंट कर Yes, सकते हो आप। sir. इसके अलावा तीन रिलेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, ये तीनों रिलेशन याद रखना। दीज रिलेशंस आर बिटवीन यंग्स मॉड्यूलस, मॉड्यूलस ऑफ रिजिडिटी, और बल्क मॉड्यूलस। तो तीन तरह के जो हमने डिफाइन करे थे, मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी, उन तीनों का कॉमन रिलेशन है। इनका डेरिवेशन अभी नहीं करेंगे, बट ये बहुत इंपॉर्टेंट है, तो डू नॉट फॉरगेट दीज। ठीक है। एटलीस्ट ये वाले दो याद रख लेना, क्योंकि थर्ड वाला तो क्या है आपका, इन दोनों के कॉम्बिनेशन से आ जाता है ये। ऑल्दो ये यूज बहुत आता है, β = YG/9G - 3y, आता है यूज बहुत ज्यादा, लेकिन अगर फिर भी मान लो याद नहीं हो पा रहा है तो एटलीस्ट ये दोनों रिलेशन आपको याद होने चाहिए। आगे चलते हैं, एक सवाल करते हैं भाई। इतना ही है आपका जो बेसिक थ्योरी पोर्शन है इसका, इलास्टिसिटी का या फिर सॉलिड्स का। तो ठीक है, अभी सवाल प्रैक्टिस करते हैं, करो भाई। कुछ बेसिक क्वेश्चंस हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो नीट में आए हुए हैं। सबको 1 मिनट मिलेगा, इसके बाद वी विल डिस्कस द क्वेश्चन। ठीक है, मैं खुद से ही डिस्कस कर लूंगा अगर आप लोगों ने 1 मिनट में नहीं बताया तो। सबको क्वेश्चन विजिबल तो है ना बच्चों। Yes, sir. ओके। क्या निकालना है इसमें, एक्सप्रेशन फॉर यंग्स मॉड्यूलस।
करें, सॉल्व करें बच्चों? आंसर आया किसी का? साक्षी, हाँ बोलो। सर सी ऑप्शन आया। बहुत बढ़िया, करेक्ट है सी। चालू करते हैं इसको, सॉल्व करते हैं। देखो यहाँ पे ना यंग्स मॉड्यूलस की बात हो रही है। कोई वायर है जिसका लेंथ एल है, ऑब्वियसली आपने उसमें चेंजेस लाए, वायर के लेंथ में चेंजेस लाए, और उसका मास भी दिया हुआ है, सस्पेंडेड है वो वायर, है ना, एम मास का वायर। अब चेंज जो लेंथ में आया है वो लिखो सबसे पहले। तो क्या लिखोगे भाई इसको आप? वॉल्यूम में जो, सॉरी, चेंज में आया है जो लेंथ में, उसको क्या लिखोगे? डेल्टा एल विल बी, जो नया लेंथ है L1, उसमें से पुराना लेंथ माइनस करेंगे L। ये समझ में आता है सबको? चेंज इन लेंथ क्या होगा? L1 माइनस एल। एरिया दिया हुआ है, एरिया बोल रहे ए है, और इसका जो वेट है जिसकी वजह से ये एलोंगेशन आया होगा, वो हम क्या लिख सकते हैं? M इंटू जी। यहाँ तक क्लियर है सब? जो चीजें दी रखी हैं वो लिखी है हमने केवल, है ना। फोर्स कितना लग रहा है? M इंटू जी। अब हमको पता है यंग्स मॉडुलस होता है नॉर्मल स्ट्रेस अपॉन लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन। यंग्स मॉडुलस क्या होता है भाई? नॉर्मल स्ट्रेस अपॉन में लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन। सो दिस विल गो, नॉर्मल स्ट्रेस इज फोर्स पर यूनिट एरिया, है ना। फोर्स पर यूनिट एरिया क्या हो जाएगा? फोर्स इज mg पर यूनिट एरिया डिवाइडेड बाय लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन। लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन क्या होता है? चेंज इन लेंथ, यानी डेल्टा एल अपॉन एल डिवाइडेड बाय ओरिजिनल लेंथ, है ना। तो ये बन जाएगा mg अपॉन ए डिवाइडेड बाय डेल्टा एल की वैल्यू कितनी है? L1 माइनस एल, ऊपर लिखा है आप लोगों ने, डिवाइडेड बाय ओरिजिनल लेंथ कैपिटल एल होगी। तो इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा भाई? कौन सा ऑप्शन आएगा? सी ऑप्शन। अरे दिख रहा है सबको? यस सर। है ना, ये कैपिटल एल ऊपर चला जाएगा, ऊपर जाके ए, और ए नीचे आ जाएगा, तो ये बन जाएगा mg l अपॉन ए इंटू L1 माइनस एल। ठीक है, काफी इजी क्वेश्चन था। अगला सवाल करेंगे। फोर्स निकालना है इसमें। दो वायर्स दे रखे हैं, पढ़िए क्वेश्चन पढ़िए। दो वायर हैं दैट आर मेड अप ऑफ सेम मटेरियल, मटेरियल सेम है दोनों वायर का। मटेरियल सेम का मतलब क्या होता है बच्चों? सेम मटेरियल मतलब सेम यंग्स मॉड्यूलस, है ना। मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी की जब हम बात करेंगे तो हम ध्यान देंगे कि मटेरियल पे डिपेंड कर रहा है। तो यंग्स मॉड्यूलस दोनों का सेम होगा, ये बात सबसे इंपॉर्टेंट है इस क्वेश्चन में। अब करो, ट्राई करो सॉल्व करने का। सी ऑप्शन आ रहा है। यस सर। ओके, थोड़ा कैलकुलेशन में हो सकता है टाइम लग जाए, बट क्वेश्चन इजी है ये। करें डिस्कस करें बच्चों?
आवाज आ रही है मेरी? डिस्कस करें कैसे करेंगे इसको। दो वायर हैं तो दोनों के लिए अलग अलग लिख देंगे। पहले तो यंग्स मॉड्यूलस का वैल्यू, भाई अगर वायर वन के लिए लिखेंगे हम वाई, तो क्या लिखेंगे? स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन, है ना। तो फोर्स पर यूनिट एरिया अपॉन डेल्टा एल अपॉन एल, तो क्या बन जाएगा ये वायर वन के लिए वाई वन क्या बन जाएगा? स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन, जिसको हम लिख सकते हैं एफ वन अपॉन ए वन डिवाइडेड बाई डेल्टा एल अपॉन एल वन, क्योंकि वायर वन की बात हो रही तो एल वन लेंथ हम लेंगे, है ना। और वायर टू जब दूसरे वायर की बात करेंगे तो उसकी लेंथ लेट से एल टू ले लेंगे, ठीक है। और अकॉर्डिंगली ही हम एरिया लेंगे। तो अभी हम ए वन एल वन बोल देते हैं, जब हम सॉल्व करेंगे तब वैल्यूज पुट कर देंगे अकॉर्डिंगली, ठीक है। तो अभी अगर हम एक्सप्रेशन लिखेंगे तो क्या लिखेंगे? एफ वन एल वन डिवाइडेड बाई ए वन इंटू डेल्टा एल वन। ये समझ में आता है सबको? यस सर। डेल्टा एल वन या आप डेल्टा एल भी लिख सकते हो ना, इसने बोला हुआ है क्योंकि कि इंक्रीज बाय डेल्टा एल, ये खुद बोल रहे हैं, ठीक है। चलिए भाई, अगर सेम चीज मैं वाई टू के लिए लिखूंगा तो क्या लिखूंगा? वायर टू के लिए लिखूंगा जब वाई टू, तो क्या लिखूंगा? वाई टू इक्वल्स टू एफ टू इंटू एल टू डिवाइडेड बाई ए टू इंटू डेल्टा एल। ये समझ में आया? दोनों के लिए जो चेंज इन लेंथ है वो सेम है, इंक्रीज इन लेंथ दोनों के केस में डेल्टा एल दे रखी है क्वेश्चन में, राइट। यहां तक क्लियर है सब? यस सर। ठीक है। अच्छा, इसके अलावा अगर हम वॉल्यूम मेंशन करना चाहें इसमें, ठीक है, क्योंकि इसमें एरिया में चेंजेस आ रहे हैं तो हमें वो कंसिडर करना पड़ेगा। तो हम क्या लिखेंगे? वॉल्यूम होती है एरिया मल्टीप्लाई बाय लेंथ। ध्यान से समझना, वॉल्यूम होता है एरिया मल्टीप्लाई बाय लेंथ। तो लेंथ यहां से हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं वॉल्यूम पर यूनिट एरिया से। ये बात समझ में आती है सबको? यस सर। ठीक है? हमने ऐसा क्यों किया? क्योंकि हम एरिया और वॉल्यूम के रिलेशन में निकालना चाहते हैं, क्वेश्चन हमारा सॉल्व करना चाहते हैं, ठीक है। तो एल रिप्लेस करने के लिए हमें वॉल्यूम का यूज करना पड़ रहा है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? वाई वन, जल्दी से बताओ वाई वन क्या हो जाएगा ये वाला एक्सप्रेशन यूज करके? एफ वन इंटू वी डिवाइडेड बाय ए वन इंटू एल, डेल्टा एल सॉरी। अब वाई टू जब लिखूंगा मैं तो भी एफ टू इंटू वी डिवाइडेड बाय ए टू इंटू डेल्टा एल। अब मुझे एक बात बताओ, दोनों में वी क्यों लिखा मैंने? दोनों जगह वी क्यों लिखा वाई वन और वाई टू दोनों जगह लिखते वक्त? क्योंकि आपका जो ऑब्जेक्ट था दोनों का वॉल्यूम सेम है। दोनों वायर्स की केस में जब हम बात कर रहे हैं, सेम मटेरियल का बना हुआ है, दोनों का वॉल्यूम सेम है, तो हम क्या ले रहे हैं? दोनों की जगह वी ले रहे हैं। अब वाई वन और वाई टू दोनों को इक्वेट करेंगे, क्यों? क्योंकि सेम मटेरियल का बना हुआ है, एंड दैट इज द वे यू नीड टू फाइंड, दैट इज द वे यू कैन फाइंड द आंसर सिंस इट इज मेड अप ऑफ सेम मटेरियल। ये हो जाएगा आपका वाई वन इक्वल्स टू वाई टू। इसको इक्वेट करो इससे, और जो वैल्यूज दी हुई है कि एक क्रॉस सेक्शनल एरिया है ए और दूसरे का है 3A, ये पुट करो तो यू कैन इजीली फाइंड द रिलेशनशिप। क्या आ जाएगा ये? F1 अपॉन F2, बाकी सब चीजें सेम है तो वो कट हो जाएंगी, इक्वल्स टू A1 स्क्वायर अपॉन A2 स्क्वायर। समझ में आया कैसे आया ये? यस सर। समझ में आया कैसे आया? क्योंकि लेंथ को रिप्लेस किससे किया है हमने? वॉल्यूम पर यूनिट एरिया से। तो नीचे ऑलरेडी एरिया था और एक और एरिया आपने मल्टीप्लाई कर दिया तो ए का स्क्वायर हो गया, A1 स्क्वायर हो गया, A2 स्क्वायर हो गया, ठीक है। F1 अपॉन F2 इक्वल्स टू A1 अपॉन A2 का होल स्क्वायर विच इज 1 अपॉन 9, यानी कि एक के मुकाबले दूसरा 9 टाइम्स फोर्स लगा, दूसरे पे 9 टाइम्स फोर्स लग रहा है। सो सेकंड वायर पे कितना लग रहा है सेम अमाउंट पे फोर्स? 9 टाइम्स F, विच इज सी ऑप्शन। समझ में आया सबको? यस सर। कुछ चीजें हैं जिनको आपको बेसिक ट्रांसफॉर्मेशन से आपकी क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। आपको बस थोड़ा सा फॉर्मूला याद होना चाहिए और क्वेश्चन कैलकुलेशन थोड़ा फास्ट होना चाहिए, वरना पेपर में कैलकुलेशन में भी टाइम लग जाता है।
एक और क्वेश्चन सॉल्व करते हैं इस पे, देन वी विल स्विच टू फ्लूइड स्टैटिक्स। फ्लूइड्स पे स्विच करेंगे हम, मैकेनिक्स ऑफ फ्लूइड पे। बल्क मॉड्यूलस पे भी एक क्वेश्चन कर लेते हैं, करो उसको सॉल्व करो। क्वेश्चन में दिया हुआ है द बल्क मॉड्यूलस ऑफ अ स्फेरिकल ऑब्जेक्ट इज बी, इट इज सब्जेक्टेड टू यूनिफॉर्म प्रेशर पी, द फ्रैक्शनल डिक्रीज इन रेडियस इज व्हाट। अब तुमको पता है कि बल्क मॉड्यूलस यूज करते थे हम वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन के लिए, ठीक है। आपका जो स्ट्रेस लग रहा है फोर्स पर यूनिट एरिया डिवाइडेड बाय क्या आता था उसमें, वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन, डेल्टा वी बाय वी आता था, ठीक है। तो वॉल्यूम में चेंज को रिप्रेजेंट करने के लिए बी यूज करते थे बल्क मॉड्यूलस, ठीक है। और अगर स्फेयर की बात हो रही तो वॉल्यूम क्या ले लेंगे, 4/3 पाई आर क्यूब। वॉल्यूम कितना ले लेंगे भाई, 4/3 पाई आर क्यूब। तो ये इन्फॉर्मेशन जो मैंने आपको दो इन्फॉर्मेशन दी है, इससे हो जाएगा सॉल्व। आंसर बताइए कितना आ रहा है। डी ऑप्शन। हाँ साक्षी क्या आ रहा है, सर डी ऑप्शन ही आ रहा है। डी आ रहा है। चलो देखो, इसी स्पीड से क्वेश्चन सॉल्व होना चाहिए, खासकर ऐसे जो कि डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड हो, जैसे कि ये था उनमें से, है ना। यहाँ पे आपको पता है कि आपका बल्क मॉड्यूलस होता है फोर्स पर यूनिट एरिया डिवाइडेड बाय डेल्टा वी बाय वी, है ना, चेंज इन वॉल्यूम, राइट। तो आप इसको क्या लिख सकते हो, फोर्स पर यूनिट एरिया, फोर्स पर यूनिट एरिया की जगह आप क्या इसको ऐसे लिख सकते हो दैट दिस इज डेल्टा पी, या पी लिख सकते हो, सब्जेक्टेड टू यूनिफॉर्म प्रेशर लिख रहा है ना। हम याद करो स्ट्रेस की जगह प्रेशर यूज करते थे जब हम वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन की बात करते थे, याद आ रहा है। तो Yes, आप sir. इसको डेल्टा पी लिख चाहे तो, या फिर पी लिख लो, ठीक है। प्रेशर में चेंज वो पी से रिप्रेजेंट कर रहा है बेसिकली, कितना प्रेशर अप्लाई हुआ है, जीरो से पी जा रहा है तो भी डेल्टा पी पी रहेगा, है ना। सो आई एम यूजिंग दैट ओनली। तो ये हो जाएगा पी अपॉन बी इक्वल्स टू डेल्टा वी बाय बी। ये समझ में आया कैसे लिखा, Yes, ठीक है। sir. अब डेल्टा वी बाय वी क्या होता है, वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन। तो फ्रैक्शनल डिक्रीज जो निकालना है वॉल्यूम में, वो कैसे निकालेंगे, आपको याद होगा कि डेल्टा वी अपॉन वी या डेल्टा ए अपॉन ए, हम जब लिखते थे तो हम जितनी पावर होती है आपकी, यानी कि अगर यहाँ पे रेडियस की पावर 3 है, एरिया के केस में रेडियस की पावर 2 होती है, तो हम जो चेंज निकालते हैं वो कैसे निकालते हैं, ये हो जाता है 3 टाइम्स डेल्टा आर बाय आर। जब आपने एरर्स पढ़े थे, एरर इन मेजरमेंट, तब भी सीखा था आपने ये सेम चीज कि फ्रैक्शनल डिक्रीज या फ्रैक्शनल इंक्रीज कैसे निकालते हैं, याद आ रहा है। Yes, sir. फ्रैक्शनल डिक्रीज, ठीक है, इसको याद भी रखना आगे भी। अगर आपको फ्रैक्शनल चेंज निकालना होता है ना, तो आप इस तरह से निकालते हो, डेल्टा वी बाय वी क्या हो जाएगा, 3 टाइम्स डेल्टा आर बाय आर। यानी कि वॉल्यूम में चेंज करने की वजह से रेडियस में कितना चेंज हो रहा है ना। तो वो निकालने के लिए आप क्या कर सकते हो, जितनी भी पावर है रेडियस की उसको मल्टीप्लाई करो उसमें, उस क्वांटिटी में चेंज के। तो चेंज कितना हो रहा है उस क्वांटिटी में रेडियस में, डेल्टा आर बाय आर, और मल्टीप्लाई किससे कर दिया, 3 से। अगर एरिया की बात कर रहे थे तो 2 से मल्टीप्लाई करते। क्लियर हूं मैं इस चीज पे, आ रही है बात Yes, समझ में। sir. सो दिस विल डायरेक्टली बिकम डेल्टा वी बाय वी इक्वल्स टू 3 टाइम्स डेल्टा आर बाय आर इक्वल्स टू पी बाय बी। इसको पी बाय बी भी लिख सकते हो, आपने ऊपर से ही निकाला है, राइट। तो फ्रैक्शनल डिक्रीज कितना आ जाएगा, डेल्टा आर बाय आर कितना आ जाएगा, पी बाय 3 भी, पी बाय 3 भी आ जाएगा। कौन सा ऑप्शन Yes, है, sir. डी ऑप्शन। आगे चलें भाई, आगे चलें, Yes, sir. ठीक है। तो एक और सवाल सॉल्व कर लो, उसके बाद हम आगे फ्लूइड पे स्विच करते हैं। फ्लूइड स्टार्ट करते हैं, एक और सवाल सॉल्व कर लो। ये अच्छा क्वेश्चन है, ग्राफ जो मैंने आपको पढ़ाया था ना उसको याद रखना, हेल्प करेगा। जो ग्राफ पढ़ा था ना हमने, स्ट्रेस और स्ट्रेन का कर्व पढ़ा था, उसको याद रखना। Two stress strain curves are drawn for two different materials X and Y. It is observed that the ultimate strength point and the fracture point are close to each other for material X but are far for the material Y.
ये मैंने बताया था आपको शायद नोट्स में भी कि अल्टीमेट स्ट्रेंथ पॉइंट होता है डी और फ्रैक्चर पॉइंट होता है ई। तो डी और ई अगर क्लोज होंगे तो कौन सा मटेरियल होगा, वो कौन सा मटेरियल होगा जिसके लिए डी और ई क्लोज होंगे? ब्रिटल सर। डी एंड ई आर क्लोज, यानी कि अल्टीमेट स्ट्रेंथ पॉइंट और फ्रैक्चर बहुत जल्दी आ जाता है, दोनों पास होते हैं, यानी फ्रैक्चर जल्दी आ जाता है। तो मतलब है ब्रिटल। ब्रिटल का मतलब ही क्या होता है कि टूट जाता है। जैसे ग्लास ब्रिटल होता है, जब ग्लास टूटता है तो टुकड़ों में टूटता है ना, ऐसे, है ना, एकदम से ब्रेक हो जाता है, फ्रैक्चर आ जाता है। जबकि आपका जो इलास्टिक मटेरियल होता है, या फिर आप जब बात करो किसी डक्टाइल मटेरियल की, तो वो एकदम से ऐसे ब्रेक नहीं होता, वो पहले उसकी लेंथ में स्ट्रेच होता है, होता रहता है, होता रहता है, होता रहता है। एकदम से पूरा नहीं उसकी पार्टिकल्स टूट जाते, है ना, कॉम्पोजिशन उसकी एकदम से नहीं टूट जाती एकदम से, ठीक है। वो धीरे धीरे एलोंगेट होती है, फिर एक पॉइंट पे आके ब्रेक होता है, ठीक है। जबकि ब्रिटल मटेरियल क्या होता है, आपने एक पॉइंट के बाद अगर और फोर्स लगाया, स्ट्रेस बढ़ा, स्ट्रेस में चेंज आया, तो फिर वो एकदम से ब्रेक हो जाएगा उसके पार्टिकल्स में बहुत सारे, जैसे कांच टूटता है ना, ग्लास टूटता है, उस तरीके से। तो आपका एक्स, सिंस डी और ई पॉइंट्स क्लोज रखता है, तो एक्स क्या हो जाएगा भाई, ब्रिटल। और वाई क्या हो जाएगा, सिंस उसके दूर है पॉइंट्स, तो डक्टाइल। तो कौन सा ऑप्शन है आंसर? बी ऑप्शन। समझ में आया सबको? Yes, sir. तो ये आपको काफी हेल्प करेगा ग्राफ जो आपको मैंने दिया हुआ है। लास्ट ईयर ही क्वेश्चन आया था, इसको आप कर लेना, होमवर्क है ये, काफी इजी क्वेश्चन है, फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है। यू विल बी इजीली एबल टू डू इट, ठीक है। आगे चलते हैं, फ्लूइड स्टार्ट करते हैं। लेट स्टार्ट फ्लूइड। अब फ्लूइड मैकेनिक्स जब हम पढ़ेंगे तो इसको 3 पार्ट में पढ़ते हैं जनरली, ठीक है। फ्लूइड स्टैटिक्स, फ्लूइड डायनामिक्स और फ्लूइड की प्रॉपर्टीज हम पढ़ते हैं। तीनों ही पार्ट इंपॉर्टेंट है, तीनों पे क्वेश्चन बन सकते हैं। इसमें मोस्टली क्वेश्चन जो बनते हैं वो बनते हैं फ्लूइड प्रॉपर्टीज पे, ठीक है। लेकिन स्टैटिक्स भी इंपॉर्टेंट है, तो इस पे भी सवाल बने हुए हैं, रिसेंटली भी आए हुए हैं। तो आज हम जो है फ्लूइड स्टैटिक्स वाला पार्ट करेंगे, फ्लूइड डायनामिक्स और प्रॉपर्टीज हम कल करेंगे नेक्स्ट क्लास में, ठीक है। फ्लूइड स्टैटिक्स में हम क्या पढ़ने वाले हैं, जब फ्लूइड रेस्ट पे होगा, मूव नहीं कर रहा है, किसके रिस्पेक्ट में, वेसल के रिस्पेक्ट में। अब ऑब्वियसली तुम फ्लूइड की बात कर रहे हो तो तुम बात करोगे कि भाई कौन सा वेसल है जिसमें रखा हुआ है, लेट्स से, है ना, जैसे किसी जार में रखा हुआ है फ्लूइड, तो आप इस फ्लूइड के ऊपर जो भी क्वेश्चन बनाओगे, फोर्सेस वगैरह का हो गया, प्रेशर का हो गया, ठीक है, तो वो कब बना रहे हो, जब आप फ्लूइड रेस्ट पे है, तो वो आप पढ़ोगे इस सब चीजों को फ्लूइड स्टैटिक्स में। जब आपका फ्लूइड मूव करने लग गया है वेसल के रिस्पेक्ट में, ये रिस्पेक्ट वर्ड इसलिए यूज कर रहे हैं कि भाई तुम्हारा वेसल भी मूव कर रहा है अगर, और फ्लूइड भी मूव कर रहा है, तो हो सकता है कि आपका फ्लूइड स्टैटिक हो, रेस्ट पे हो। ये रिलेटिव वाला कॉन्सेप्ट पढ़ चुके हो तुम पहले, समझ में आता है ना सबको ये। अगर आपका वेसल भी मूव कर रहा है, उसके अंदर का फ्लूइड भी मूव कर रहा है, तो फ्लूइड हो सकता है रेस्ट पे ही हो, है ना, उसको फिर रेस्ट पे ही कंसिडर किया जाएगा, क्योंकि रिलेटिव वेलोसिटी की बात हो रही है यहाँ पे। तो वेसल को अगर तुमने स्टिल रखा हुआ है, मान लो स्टैटिक है, और उसके रिस्पेक्ट में फ्लूइड भी स्टैटिक है, तो फिर वो फ्लूइड स्टैटिक्स में पढ़ते हैं, ठीक है। तो इसको स्टार्ट करते हैं। फ्लूइड डायनेमिक्स में हम पढ़ेंगे मोशन, और प्रॉपर्टीज में सरफेस टेंशन और विस्कोसिटी, तुम दोनों चीजें तुमने पढ़ी हुई है पहले, इनके ऊपर हम क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे, ये भी काफी इंपॉर्टेंट है। चालू करते हैं भाई बेसिक चीजों से जो आप पढ़ चुके हो। डेंसिटी क्या होती है, मास पर यूनिट वॉल्यूम, केजी पर मीटर क्यूब या फिर ग्राम पर सेंटीग्रेड मीटर क्यूब में आप इसको रिप्रेजेंट करते हो। डेंसिटी का जो सवाल बन सकता है फ्लूइड में, वो कैसे बन सकता है, या तो किसी मिक्सचर का डेंसिटी पूछ ले आपसे, है ना, तो उसको आप निकाल लोगे टोटल मास अपॉन टोटल वॉल्यूम से, दिस यू ऑलरेडी नो। जो आपको सवाल जो डिफरेंट तरह के फ्लूइड में आएंगे, वो आएंगे रिलेटिव डेंसिटी या फिर स्पेसिफिक ग्रेविटी पे। दोनों चीजें सेम होती है, ये मैं पहले भी बता चुका हूँ, कंफ्यूज मत होना, ठीक है। रिलेटिव डेंसिटी या स्पेसिफिक ग्रेविटी बेसिकली आपको आइडिया देती है कि किसी भी मटेरियल की कितनी डेंसिटी है विद रिस्पेक्ट टू अ फ्लूइड, ठीक है। कोई फ्लूइड में मान लो तुमने कोई ऑब्जेक्ट को डाल दिया, जैसे तुमने एक ग्लास, एक लिक्विड ले लो, कोई वाटर ले लो, पानी भरा हुआ था तुम्हारे कंटेनर में, है ना, बकेट में वाटर भरा हुआ था, उसमें तुमने कोई ऑब्जेक्ट डाल दिया, तो आपके ऑब्जेक्ट की जो डेंसिटी है विद रिस्पेक्ट टू द डेंसिटी ऑफ वाटर, उस चीज को बोला जाएगा स्पेसिफिक ग्रेविटी या फिर रिलेटिव डेंसिटी, ठीक है। बात समझ में आती है सबको ये? इसलिए इसको फ्लूइड के रिस्पेक्ट में स्पेसिफिक ग्रेविटी भी कभी कभी बोल दिया जाता है, ठीक है। तो इसको जैसे रिप्रेजेंट करेंगे हम रो अपॉन रो ऑफ डब्ल्यू, या रो ऑफ वाटर एट 4 डिग्री सेल्सियस, स्पेसिफिकली स्पेसिफिक ग्रेविटी के लिए हम ये यूज कर लेते हैं।
अगर रिलेटिव डेंसिटी पे क्वेश्चन आता है तो उसको सॉल्व कैसे करना है, जैसे कि रिलेटिव डेंसिटी ऑफ मर्क्यूरी इज 13.6, ये गिवन वैल्यू है, स्टैंडर्ड कंडीशंस में गिवन वैल्यू है, ये 13.6 होती है रिलेटिव डेंसिटी मर्क्यूरी की। ठीक है, 13.6 को मल्टीप्लाई किया 1000 से, जो कि वाटर की होती है डेंसिटी। समझ में आ रहा है कैसे निकाला ये यस मर्क्यूरी का? सर। तो ये 13,600 किलोग्राम पर मीटर क्यूब भी बोल सकते हो आप इसको, या 13.6 जो आपने लिखा है अभी ग्राम पर सीसी में, जनरली हम इसी यूनिट में लेते हैं, ग्राम पर सीसी में लेते हैं जनरली क्वेश्चन, ठीक है ना, क्योंकि किलोग्राम पर मीटर क्यूब एक बड़ा अमाउंट हो जाता है बहुत, तो जनरली ग्राम पर सीसी में आते हैं सवाल, बट किलोग्राम पर मीटर क्यूब में भी आ सकते हैं। याद ये रखना कि 13.6 जो वैल्यू है वो जी अपॉन सीसी है, ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, अगर आपको किलोग्राम पर मीटर क्यूब में निकालनी है मर्क्यूरी की डेंसिटी तो फिर 13,600 होती है। ये दोनों चीजों में कंफ्यूज मत होना है, बहुत कॉमन पॉइंट है कंफ्यूजन का। ठीक है, आगे चलते हैं। प्रेशर होता है परपेंडिकुलर फोर्स अपॉन एरिया, ये हम डिस्कस कर चुके हैं। अगर हम किसी फ्लूइड पे फोर्स डिस्कस कर रहे हैं तो हम बात करेंगे कि उस पर परपेंडिकुलरली कितना फोर्स लगा हुआ है पर यूनिट एरिया, दैट विल बी योर प्रेशर। ठीक है, इसका रिप्रेजेंटेशन होता है, यूनिट होती है इसकी पास्कल, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर भी होती है, दोनों सेम चीज है ना। एटमॉस्फेरिक प्रेशर यानी एटमॉस्फेयर कितना प्रेशर लगा रहा है, विच इज जनरली काउंटेड इन एटीएम, एटीएम यानी एटमॉस्फेरिक यूनिट, एटमॉस्फेरिक प्रेशर यूनिट। तो 1 एटीएम इक्वल्स टू होता है 1.013 इंटू 10⁵ पास्कल, या अप्रोक्सीमेटली 10⁵ पास्कल। ये दोनों यूनिट्स में आपको पता होना चाहिए। 1 एटीएम मतलब एटीएम भी आपकी यूनिट होती है, पास्कल भी होती है। एक और यूनिट होती है प्रेशर की, क्या होती है भाई, कौन बताएगा? एक और यूनिट होती है पास्कल और एटमॉस्फेरिक यूनिट के अलावा। हाँ साक्षी। सर टॉर। क्या बेटा? सर टॉर होती है। हाँ टॉर होती है, बिल्कुल, वेरी गुड। इसके अलावा ये भी एक और होती है, एक और होती है इसके अलावा भी, टॉर के अलावा भी। बार सर। वेरी गुड राजेश, बार। ठीक है, बार इज ऑल्सो यूनिट। तो तीनों आपका टॉर में जनरली क्वेश्चन नहीं आएगा, ऑल्दो इट इज ऑल्सो यूनिट, लेकिन बार में आ सकता है। तो आपको इसका कन्वर्जन भी आना चाहिए। वन एटीएम इक्वल्स टू कितना बार होता है? 1 एटीएम इक्वल्स टू कितना बार होता है? 1.013। ये पता है सबको? ठीक है, इसको भी याद रखना है। कन्वर्जन्स किसी पे भी आ सकते हैं, कॉन्सेप्ट पता होते हुए भी सवाल गलत हो जाते हैं। उसका रीजन ये होता है कि हमें कई बार यूनिट्स भी नहीं पता होती हैं, कन्वर्जन्स पता नहीं होते, तो जस्ट ये छोटी सी डिटेल की वजह से पूरा क्वेश्चन गलत हो जाता है। तो ये जो बेसिक इंफॉर्मेशन है बेटा, इनको याद रखना। आगे चलते हैं, प्रेशर वेरिएशन की बात करते हैं। जब हमारा वेसल रेस्ट पे होगा तब प्रेशर कैसे वेरी करेगा, तो ये सबको पता है, बचपन से आप पढ़ते हुए आ रहे हो कि प्रेशर जो है वो डेप्थ के साथ में चेंज होता है। जितनी ज्यादा डेप्थ में जाओगे उतना ज्यादा प्रेशर बढ़ेगा, पता है ना सबको ये? डेप्थ बढ़ेगी तो प्रेशर बढ़ता है, और ये बहुत ही बेसिक कॉन्सेप्ट है लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, लेकिन एज इन इसी पे आपके सारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाते हैं। ठीक है, एक तो ये, और एक और क्या पॉइंट है कि सेम हॉरिजॉन्टल लेवल पे, एट सेम हॉरिजॉन्टल लेवल्स प्रेशर इज सेम, ऑब्वियसली फॉर सेम लिक्विड। अगर लिक्विड चेंज कर दोगे तो फिर डेंसिटीज में चेंज आ जाएगा, तो दैट विल अफेक्ट प्रेशर ऑल्सो। बट अगर आप सेम लिक्विड ले रहे हो, सबको पता है ना ये बात, कोई भी दो हॉरिजॉन्टल पॉइंट अगर सेम है तो दोनों पे क्या होता है भाई, सेम प्रेशर। ठीक है, बहुत ही छोटा सा पॉइंट है लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है, इस पे कई सारे सवाल सॉल्व हो जाते हैं। तो अब बात करते हैं डेंसिटी के उसमें रिलेशन में कैसे प्रेशर निकालते हैं। तो लेट्स से कि कोई पॉइंट है ए, जो कि आपके सरफेस से, फ्री सरफेस से एच हाइट डेप्थ पे है, एच हाइट नीचे है। इस ए पॉइंट पे प्रेशर कैसे लिखोगे भाई? पी नॉट प्लस रो जी एच। इसमें पी नॉट क्या हो जाएगा? एटमॉस्फेरिक प्रेशर, जिसको आप जनरली 1 एटीएम ले लेते हो, एटमॉस्फेरिक प्रेशर प्लस रो जी एच। एटमॉस्फेरिक प्रेशर दिया हुआ है तो आपको उसमें ऑब्वियसली उसकी वैल्यू रखनी है, और रो जी एच इज द गॉज प्रेशर, है ना, इसको बोलते हैं, पीजी से रिप्रेजेंट करते हैं, इट्स अ गॉज प्रेशर। ठीक है, लिक्विड की वजह से कितना आ रहा है। और
पी ए क्या हो गया, नेट प्रेशर या एब्सोल्यूट प्रेशर ए पे जो लग रहा है। तो ये बात सबको समझ में आनी चाहिए कि भाई अगर कोई पॉइंट किसी लिक्विड में है एच डेप्थ पे, तो उस पे लगने वाला प्रेशर केवल लिक्विड की वजह से ही नहीं होगा, एटमॉस्फेरिक प्रेशर की वजह से भी उस पर इफेक्ट आएगा। तो दोनों का समेशन होता है। ये सबसे बेसिक फॉर्मूला है लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट है। आगे चलते हैं। हमने एक वेसल ले लिया जिसका कि डायमेंशन अलग है एक साइड पे और दूसरी साइड पे डायमेंशन अलग है, लेकिन हमने दो पॉइंट लिए सेम हॉरिजॉन्टल लेवल पे ए और बी, एच हाइट पे, एच डेप्थ पे। तो प्रेशर एट डेप्थ एच इज इंडिपेंडेंट ऑफ शेप ऑफ वेसल, ये आपको पता होना चाहिए। चाहे आपका शेप कैसा भी है, शेप आपका अगर चेंज भी हो रहा है कोई फर्क नहीं पड़ता, अगर डेप्थ सेम है दो पॉइंट्स की सेम लिक्विड में, तो सेम आपका प्रेशर रहने वाला है दोनों पॉइंट पे। तो प्रेशर एट ए इक्वल्स टू प्रेशर एट बी, जो कि आप लिखना सीख चुके हो अभी थोड़ी देर पहले, रो जी एच इंटू पी नॉट। इसमें वैल्यूज, इसमें डिनोमिनेशन सबको पता है ना क्या क्या होते हैं। रो इज द डेंसिटी, जी इज द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, और एच क्या होता है, डेप्थ। पता है ना भाई सबको ये चीजें। थर्ड पॉइंट हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। आगे चलते हैं, एक सवाल सॉल्व करते हैं छोटा सा। यहाँ पे हमने दो अलग अलग डेंसिटी के फ्लूइड्स ले रखे हैं ना, लिक्विड ले रखे हैं लेट्स से। तो एक की डेंसिटी लेट्स से हो गई रो वन और दूसरे वाले लिक्विड की होगी रो टू। कॉलम बन रहे हैं दो, एक तो ये वाला कॉलम आपको दिख रहा होगा, एक ये वाला कॉलम आपको दिख रहा होगा। दो पॉइंट ले लिए सेम हाइट पे, सेम डेप्थ पे, ए और बी दो पॉइंट ले लिए सेम डेप्थ पे। तो सिंस ये दोनों पॉइंट आपके सेम हॉरिजॉन्टल लेवल पे हैं, दोनों पे प्रेशर सेम रहने वाला है। लेकिन लिखोगे कैसे आप लिखोगे ए वाले के लिए, ए वाले के लिए एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो लग रहा है पी नॉट प्लस रो जी एच वन, जो इसकी डेप्थ की वजह से इस पे प्रेशर आ रहा है, वॉल्यूम ये लिक्विड की वजह से जो प्रेशर आ रहा है, रो वन जी एच वन प्लस पी नॉट। एंड दिस शुड बी इक्वल टू रो टू जी एच टू, जो कि इस रो टू वाले डेंसिटी वाले लिक्विड की वजह से प्रेशर आ रहा है, प्लस पी नॉट जो कि इस पे भी लग रहा होगा एटमॉस्फेरिक प्रेशर। सबको समझ में आ रही है बात। ये तरीका समझ में आया सबको सॉल्व करने का, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, है ना। इसके बेसिस पे कई सारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे आपके। बोलो भाई हाँ ना तो बोलो, कुछ तो बोलो। फ्री सरफेस से लेनी है और हाइट, ये याद रखना है ना। हाइट वुड बी टेकन, डेप्थ वुड बी टेकन फ्रॉम द फ्री सरफेस, ठीक है। अलग अलग डेंसिटी रख दी, मान लो रो वन रो टू और रो थ्री। तो फिर आपको ए और बी पे जब लिखोगे आप, तो आप तीनों को कंसिडर करोगे, ठीक है। रो वन रो टू और रो थ्री। तो जैसे कि ए पे जब लिखोगे, तो ए पे, ए के ऊपर कौन कौन से फ्लूइड है उनको काउंट करना है। तो ए के ऊपर दो तरह के फ्लूइड है, एक तो रो टू है और एक रो वन है। तो दोनों का इफेक्ट आपको इंडिविजुअली लिखना है। पी नॉट तो लगी रहा है इस पे, प्लस रो वन जी एच वन बिकॉज ऑफ द रो वन वाला फ्लूइड, और रो टू वाले की वजह से रो टू जी एच टू। दिस शुड बी इक्वल टू बी पे जो लग रहा है प्रेशर, विच इज पी नॉट प्लस रो थ्री जी एच थ्री, क्योंकि इसमें रो थ्री की वजह से, इस वाले फ्लूइड की वजह से लग रहा है प्रेशर। आगे चलते हैं। फ्री सरफेस की बात करें, फ्री सरफेस इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू जी इफेक्टिव। अब यहाँ पे जी यूज नहीं कर रहे हैं, जी इफेक्टिव यूज कर रहे हैं, क्योंकि हो सकता है कि आपका जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी उसका डायरेक्शन कुछ और हो जाए। जैसे ए वाले केस में तो हम देख रहे हैं कि आपका जो फ्लूइड है वो हॉरिजॉन्टल है सरफेस के साथ में, आप जो आपका बॉटम सरफेस है उसके साथ में, तो परपेंडिकुलर जी इफेक्टिव भी जी ही रहेगा। फ्री सरफेस इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू जी इफेक्टिव। जी इफेक्टिव के परपेंडिकुलर जो है ना सरफेस, उसको फ्री सरफेस मानना है ना। तो यहाँ पे तो फ्री सरफेस परपेंडिकुलर ही है, लेकिन बी केस में लेट से आपने इसको एक्सेलरेट कर दिया ए से। अब ऑब्वियसली आपको पता है कि किसी कंटेनर को आगे ए से एक्सेलरेट करोगे, तो इसके अंदर अगर कुछ पानी भरा हुआ है तो वो सेम लेवल पे थोड़ी रहने वाला है, वो तो कुछ टेढ़ा हो जाएगा ना, टिल्ट हो जाएगा पानी ना। लिक्विड वाटर कुछ भी जो भी है वो टिल्ट हो जाएगा, है ना। तो इसका फ्री सरफेस अब यहाँ पे नहीं है जहां पहले था इनिशियली, अब ये चेंज हो चुका है ना, थीटा एंगल पे आ चुका है ये हॉरिजॉन्टल के साथ में। इस वजह से इसका जी इफेक्टिव भी वर्टिकल नहीं है अब कंटेनर के साथ में, इसका भी थीटा एंगल पे आ चुका है जी इफेक्टिव, जिसको आप ऑब्वियसली वेक्टर से निकाल लोगे अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस जी स्क्वायर। लेकिन ये याद रखना कि फ्री सरफेस हमेशा जी इफेक्टिव के परपेंडिकुलर होता है। सेम तरीके से अगर आप रोटेट कर देते हो कंटेनर को तो भी उसका भी इफेक्ट आ जाता है ना। ओमेगा स्क्वायर एक्स स्क्वायर अपॉन टू जी हो जाएगा आपका वाई। ये आपको समझ में आता है, अच्छी बात है, नहीं भी आता कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ये याद रखना कि जी इफेक्टिव जो रहेगा
उसके परपेंडिकुलर लेना है हमेशा फ्री सरफेस, वरना तुम क्या है कि जो डेप्थ लोगे ना कैलकुलेशन करते वक्त वो गलत ले लोगे। ठीक है, आगे चलते हैं, डिस्कस करते हैं पास्कल्स लॉ, काफी इंपॉर्टेंट। पास्कल्स लॉ क्या बताता है कि भाई एक्सटर्नल प्रेशर जब भी अप्लाई कर रहे हो आप किसी फ्लूइड पे, वो उस लिक्विड में या उस फ्लूइड में इक्वली इवनली डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा सारी डायरेक्शंस में। ऐसा नहीं है कि किसी पर्टिकुलर डायरेक्शन में ही आपका प्रेशर जाएगा। कौन सा प्रेशर? एक्सटर्नल प्रेशर। तो लेट से तुमने यहाँ पे ये ऑरेंज कलर की बार ली, इसकी वजह से तुमने कुछ प्रेशर अप्लाई किया इस पे, और वन जो पॉइंट है इस पे आप टोटल एब्सोल्यूट प्रेशर कैलकुलेट कर रहे हो। तो आपका जो बार है ए एरिया का, इसका कुछ वेट भी होगा mg, तो इसकी वजह से कितना प्रेशर आ जाएगा? mg/a। इसके अलावा कौन कौन से प्रेशर लग रहे थे? तो एटमॉस्फेरिक लग रहा है P0, और एक लिक्विड की वजह से भी आ जाएगा, लिक्विड का जो डेप्थ है h, उसकी वजह से भी प्रेशर आएगा ρgh। तो ये तीनों का समेशन होगा एब्सोल्यूट प्रेशर। ये समझ में आया सबको? ये समझ में आया सबको? तीनों चीजें लेनी है आपको, है ना। इसके अलावा ये तो आपका प्रेशर लिखने का तरीका हो गया। पास्कल्स लॉ ये नहीं बताता, पास्कल्स लॉ ये बताता है कि यार जो तुमने लगाया ना ये अलग से प्रेशर, एक्सटर्नल प्रेशर, ये जाके इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होगा, इवनली डिस्ट्रीब्यूट होगा सब जगह पे, सारी डायरेक्शंस में। ठीक है, इसको समझने के लिए बेस्ट एग्जांपल लेते हैं हम हाइड्रोलिक लिफ्ट का, जो कि हम हमारे लिए बहुत यूजफुल है। ठीक है, दिस इज वेरी यूजफुल थिंग, क्योंकि बहुत जगह पे यूज आता है हाइड्रोलिक लिफ्ट का कॉन्सेप्ट है ना, जिसमें पास्कल्स लॉ लग रहा होता है। तो ये क्या बताता है कि यार तुमने F1 फोर्स लगाया, तुमने यहाँ पे लेट्स से कि एक पिस्टन लगा दिया जिसपे तुमने लगाया F1 फोर्स, और इस पिस्टन का एरिया था A1, ताकि तुम इस पे प्रेशर कैलकुलेट कर सको, इसलिए आपको फोर्स और एरिया दोनों दे दिए। अब ये जो प्रेशर है ये डिस्ट्रीब्यूट होगा इवनली, और सिंस ये कनेक्टेड थे वेसल्स, ये प्रेशर जाके इस वाले पिस्टन पे, बड़े वाले पिस्टन पे F2 फोर्स लगाएगा, राइट, F2 फोर्स लगाएगा। तो ये इवनली डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है दोनों। ठीक है, इवनली डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है। तो आप ऐसा बोल सकते हो कि जो F1 की वजह से प्रेशर आ रहा है, F1/A1, दिस इज P1, अगर आप इसको P1 बोलना चाहो तो। ठीक है, तो ये जितना प्रेशर अप्लाई करेगा लिक्विड पे, वही लिक्विड सेम प्रेशर जाके अप्लाई कर देगा आपके सेकंड नंबर वाले पिस्टन पे। तो यहां से आप निकाल सकते हो F2। क्वेश्चन पूछेगा आपसे कि कितना फोर्स अप्लाई हो रहा है सेकंड नंबर वाले पिस्टन पे। हाइड्रोलिक लिफ्ट पे जो क्वेश्चंस आते हैं वैसे आते हैं। तो कैसे निकालोगे? F2 विल बी इक्वल्स टू P टाइम्स A2, क्योंकि सेम प्रेशर जो तुमने यहाँ लगाया फर्स्ट वाले पे, वही प्रेशर लगेगा सेकंड वाले पे जाके, राइट। और किस इस एरिया पे लग रहा है इस बार? A2 पे। तो आपका फोर्स कितना हो जाएगा? F2 P टाइम्स A2। ये समझ में आया सबको कॉन्सेप्ट? जितना प्रेशर यहाँ लग रहा है उतना ही प्रेशर यहाँ लग रहा है। ये समझ में आया कॉन्सेप्ट? सेम प्रेशर लग रहा है दोनों जगह पे, है ना, क्योंकि इवनली डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है। जितना इधर तुमने लगाया वही जाके डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा सेकंड वाले पिस्टन पे। ठीक है, और यही कॉन्सेप्ट है कि हाइड्रोलिक लिफ्ट में कि भाई आप जरा से फोर्स आप जरा सा ही लगा रहे हो, क्योंकि यहाँ पे पिस्टन ही छोटा है तुम्हारा, तो तुमने फोर्स कम लगाया, F1 फोर्स लगाया, लेकिन सिंस ये इवनली डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है, लिक्विड प्रेशर की हेल्प से आपका लिफ्ट कर सकता है ये बहुत बड़े पिस्टन को। ठीक है, दिस इज हाउ वी आर यूजिंग दिस कॉन्सेप्ट ऑफ पास्कल्स लॉ। तो इसको सॉल्व कर सकते हैं, प्रेशर F1/A1 लिख सकते हो, A2 से मल्टीप्लाई करोगे तो F2 आ जाएगा, और A2/A1 ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आ जाएगा F2/F1। इसमें एक कंडीशन बन जाती है, अगर A2 बहुत बड़ा है A1 से, यानी कि मान लो तुमने एक छोटा सा पिस्टन लिया और उस पर फोर्स लगाया है इधर, और इधर तुम बहुत बड़ा पिस्टन ले रहे हो, तुमने जैसे गाड़ी यहाँ पे M मास की कोई व्हीकल रख दिया, कोई गाड़ी रख दी जिसको तुम लिफ्ट करना चाहते हो, है ना, ऊपर की तरफ ले जाना चाहते हो। मान लो तुमने ग्राउंड फ्लोर पे पार्किंग करी, बड़ी बड़ी सिटीज में होती है ना अंडरग्राउंड पार्किंग। अब तुमने अंडरग्राउंड पे पार्किंग कर दी गाड़ी की अपनी, लेकिन तुम उसको ऊपर तक लेके आना चाहते हो ताकि तुम ऑब्वियसली बाहर निकाल सको बिल्डिंग के। ठीक है, तो इस कॉन्सेप्ट से आप उस जरा से प्रेशर से, जरा से फोर्स से आप उस गाड़ी को लिफ्ट कर सकते हो ऊपर। ठीक है, तो अगर A2 लेट से बहुत बड़ा है तो F2 भी F1 से बहुत बड़ा होगा, ये बात याद रखनी है। ठीक है, तो ये कैलकुलेशन करी जा सकती है दोनों फोर्सेस की, यहाँ से F1 और F2 की। ठीक है, कोई डाउट इसमें?
आगे चलें। इस पे जो क्वेश्चंस बनते हैं ना वो आपको सॉल्व हो जाएंगे किसी कॉन्सेप्ट से कि दोनों पे प्रेशर सेम लग रहा है, पी और पी। ये इनफ है, बाकी सब चीजें तुम खुद से कर लोगे, आता है तुमको समझ में। बैरोमीटर की अगर बात करें तो बैरोमीटर क्या करता है भाई, वो डिवाइस जो कि मेजरमेंट करता है एटमॉस्फेरिक प्रेशर का। तो तुमने यहाँ पे एक ट्यूब रख दी है उल्टी करके, है ना, और तुमने लेट से मर्क्यूरी फिल कर दिया तुम्हारे कंटेनर में। अब ये मर्क्यूरी इसमें फिल हो गया है, ये फिल होगा ऊपर ब्रिम तक, और आफ्टर सम टाइम ये थोड़ा सा नीचे आ जाएगा और यहाँ पे क्रिएट हो जाएगा वैक्यूम। अब क्वेश्चन किस पे बनते हैं, क्वेश्चन इस पे बनते हैं कि लेट से कि इस ट्यूब के अंदर, इस बैरोमीटर के अंदर लेट से कि आपके बी पॉइंट, कोई एक पॉइंट था बी पॉइंट, और सेम लेवल पे आपने एक ए पॉइंट लिया बाहर की तरफ जो कि एटमॉस्फेरिक प्रेशर से एक्सपोज था। तो सिंस आपको पता है कि दोनों पॉइंट्स पे बराबर प्रेशर रहता है, पी ए इक्वल्स टू पी बी, आप कैलकुलेट कर सकते हो कि ये फ्लूइड या मर्क्यूरी कितना ऊपर राइज किया है ना। राइज इन द हाइट ऑफ मर्क्यूरी यहाँ से कैलकुलेट किया जा सकता है, विच विल बी कैलकुलेटेड हाउ। यहाँ पे ए पॉइंट पे तो केवल लग रहा है एटमॉस्फेरिक प्रेशर, फ्री सरफेस पे है ना ये बिल्कुल ऊपर, तो इस पे लिक्विड का तो कोई प्रेशर लगेगा नहीं, मर्क्यूरी का तो केवल एटमॉस्फेरिक लगेगा। तो ये लिख दिया पी नॉट, और पीबी की जगह क्या लिख दूंगा मैं, रो जी एच। ये समझ में आता है सबको रो जी एच क्यों लिखा है यहाँ पे, क्योंकि इसके ऊपर जो लिक्विड है उसकी कितनी हाइट है, एच हाइट, उसकी वजह से कितना आ जाएगा प्रेशर, रो जी एच। तो पी नॉट बराबर हो जाएगा रो जी एच के, तो यहाँ से एच आ जाएगा पी नॉट अपॉन रो इंटू जी। रो तुमको मर्क्यूरी का ऑलरेडी पता था 13,600 किलोमीटर पर किलोग्राम पर मीटर क्यूब, जी की वैल्यू 9.8 होती है। पी नॉट आपको दिया हुआ है पास्कल में 1.013 इंटू 10⁵ पास्कल। ठीक है, तो आपने सारी वैल्यूज पुट करी एंड यू कैन इजीली कैलकुलेट दैट 760 मिलीमीटर आपकी हाइट राइज कर जाएगी मर्क्यूरी के केस में। ठीक है, तो इसलिए ही ये सेम एक्सपेरिमेंट से हम ये भी बता देते हैं कि 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज ऑल्सो इक्वल टू 760 mm ऑफ मर्क्यूरी। क्या ये बात समझ में आई सबको, एटमॉस्फेरिक प्रेशर करने का, कैलकुलेट करने का तरीका हो गया ये हमारा, है ना। मर्क्यूरी की हाइट बता के तुम ये बता पा रहे हो कि किसी फ्लूइड पे एटमॉस्फेरिक प्रेशर कितना लग रहा है। तो तुमने एक डिवाइस बना लिया ना अपना, भाई तुम ऐसे कैसे बताओगे, मान लो तुमने कहीं फ्लूइड रख दिया, है ना, बकेट भर के रख दिया आपने अपने घर के बाहर, अब आपको क्या पता कि उसमें एटमॉस्फेरिक प्रेशर कितना लग रहा है। तो ये एक तरीका हो गया कैलकुलेट करने का ना, अपने के साथ डिवाइस बना दिया जिसके थ्रू आप हाइट बता के ये बता पा रहे हो कि भाई एटमॉस्फेरिक प्रेशर कितना लग रहा है इस फ्लूइड पे। ठीक है, क्लियर है ये सब चीज, आगे चले। अच्छा, आप ये सवाल पूछ सकते हो या क्वेश्चन एग्जामिनर भी पूछ सकता है कि भाई पानी क्यों नहीं यूज किया, वाटर क्यों नहीं यूज किया, वाई मर्क्यूरी ओनली, मर्क्यूरी मिलेगा थोड़ी इतनी आसानी से, तो मर्क्यूरी क्यों यूज किया। तो उसका रीजन ये होता है कि पानी के केस में जो हाइट आएगी ना बहुत बड़ी आ जाएगी। एच जो है, जो तुमने निकाला ना अभी, ये 760 mm या 0.76 मीटर, छोटा है नंबर, 0.76 मीटर को इतनी ज्यादा हाइट नहीं हुई। पानी के केस में 10 मीटर का तुमको ट्यूब लेके आना पड़ेगा, कहां से लाओगे भाई, मिलेगा नहीं ना मार्केट में। बात समझ में डिफरेंस क्यों यूज करा है मर्क्यूरी। ठीक है, बेसिक चीज है लेकिन क्वेश्चन आ सकता है, कॉन्सेप्ट है क्योंकि। लास्ट आर्किमिडीज प्रिंसिपल, आर्किमिडीज प्रिंसिपल तुमने पढ़ा हुआ है, मैं एक बार ब्रीफ कर देता हूँ। आर्किमिडीज प्रिंसिपल या फ्लोटेशन प्रिंसिपल आपको ये बताता है कि कोई भी बॉडी को अगर आपने पार्शली या कंप्लीटली सबमर्ज किया है पानी में या किसी भी लिक्विड में, तो उस बॉडी पे जो पानी है, जो लिक्विड है, वो एक अपथ्रस्ट लगाता है, एक अपवर्ड फोर्स लगाता है जिसको बाइंड फोर्स बोलते हैं। और ये बाइंड फोर्स इक्वल होता है वेट ऑफ द वाटर या फिर फ्लूइड डिस्प्लेस्ड के, यानी कि आपके ऑब्जेक्ट ने पानी में डूबने के बाद ना, सबमर्ज होने के बाद जितना भी वेट डिस्प्लेस किया पानी का, मान लो तुम्हारा कुछ पानी डिस्प्लेस हो गया, मान लो है ना 1.5 लीटर या 1 लीटर पानी आपका डिस्प्लेस हो गया है, उस पानी का वेट कितना था उतना ही आपका बाइंड फोर्स होगा या अपथ्रस्ट होगा जो लगा रहा है लिक्विड इस पे, बॉडी पे। ठीक है, बहुत इजी चीज है, पढ़ी भी हुई है आपने 9-10 में आई गेस पहले ही, है ना। लेकिन आर्किमिडीज प्रिंसिपल जो है आपका यही बोलता है, आपको समझ में आनी चाहिए चीज। ठीक है, अब इसमें दो केस बन जाते हैं। एक तो केस बन जाएगा जब आपका बॉडी है वो पूरा ही सिंक कर गया है, अंदर चला गया है, सबमर्ज हो गया है, या फिर हो सकता है कि आपका बॉडी पार्शियली सबमर्ज हो, है ना, थोड़ा सा नीचे हो थोड़ा सा ऊपर हो। तो बाइंड फोर्स जो है एफ बी से रिप्रेजेंट करते हैं इसको, इसको कैलकुलेट कैसे करते हैं, रो एल वी जी। और कैसे लिख पाए हम ये फॉर्मूला, क्योंकि हमको पता है कि ये जो बाइंड फोर्स था ये वेट था, कितना था, ये वेट था
वाटर का या फिर लिक्विड का जो डिस्प्लेस हुआ है, तो उस वेट को कैलकुलेट हम कर सकते थे, है ना। तो उस वेट के बेसिस पे हमने फॉर्मूला डिराइव किया है रो एल इंटू वीजी। इसमें रो एल क्या है, लिक्विड का डेंसिटी, वी क्या है, वॉल्यूम ऑफ द डिस्प्लेस्ड लिक्विड, वॉल्यूम है ये, और वेसल का नहीं है ये, कोई वेसल में रख दिया तो वेसल का मत लिख देना गलती से, ये वॉल्यूम जो है वो डिस्प्लेस्ड लिक्विड का है, जो पानी डिस्प्लेस हुआ है। और जी तो तुमको पता ही एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी होता है, तो रो वी जी इज द फॉर्मूला ऑफ बायंट फोर्स, डू रिमेंबर दिस। ठीक है, अब इसमें कुछ केसेस बन जाते हैं। लेट्स से आपने जो सॉलिड डाला वो हॉलो था, हॉलो यानी अंदर में कुछ मटेरियल नहीं था उसमें भरा हुआ, ठीक है, तो आपको इतनी ज्यादा प्रॉब्लम आएगी नहीं, आप डायरेक्टली लिख सकते हो उसमें रोवीजी। लेकिन अगर आपको मतलब उसमें सिंक या फ्लोटिंग की दिक्कत आएगी नहीं, आप बता दोगे कि अगर हॉलो है तो लेट से वो ऊपर ही रहेगा, ठीक है, ऊपर की तरफ पुश हो जाएगा आराम से। लेकिन अगर वो सॉलिड है, हॉलो नहीं है, तो उसकी कुछ डेंसिटी होगी। अब अगर वो डेंसिटी पानी से या लिक्विड से ज्यादा हो गई, तो तुम सबको पता है कि वो अंदर सिंक कर जाता है भाई, कोई भारी चीज डालते हो तुम पानी में तो नीचे चली जाती है ना वो। और अगर आपका डेंसिटी ऑफ सॉलिड कम हुआ या बराबर भी हुआ अगर लिक्विड की डेंसिटी से, तो वो सबमर्ज भी कर सकता है और फ्लोट भी कर सकता है। अगर बराबर हुआ तो वो कंप्लीटली सबमर्ज कर जाएगा, सिंक नहीं करेगा। डिफरेंस समझ में आ रहा है आपको? एक होता है सिंक कर जाना, यानी बॉटम पे चला गया, नीचे चला गया, है ना, क्योंकि उसका वेट बहुत ज्यादा था, नीचे चला गया बिल्कुल। एक है सबमर्ज कर गया, पानी के नीचे ही है लेकिन सिंक नहीं किया है। तो ऐसा कब होगा, जब रो एस इक्वल टू रो एल हो। अब इस केस में क्या होगा कि बिल्कुल सरफेस, जो फ्री सरफेस है तुम्हारे वाटर का या लिक्विड का, उसके ऊपर दिखेगा नहीं आपको ऑब्जेक्ट, है ना, सॉलिड दिखेगा नहीं आपको। लेकिन अगर आपका कम है डेंसिटी सॉलिड का, तो थोड़ा सा पोर्शन ऊपर की तरफ भी रहता है लिक्विड का, थोड़ा सा नीचे रहता है, थोड़ा सा या ज्यादा भी रह सकता है, ठीक है। जैसे कि आइस के केस में आपने देखा होगा, जब आप बर्फ को आइस को डालते हो पानी में, तो थोड़ा सा पोर्शन ऊपर दिखता है उसका, है ना, और मेजर पोर्शन उसका नीचे की तरफ होता है, राइट। सो दैट्स टू केसेस दैट फॉर्म्स अकॉर्डिंग टू द डेंसिटीज ऑफ द सॉलिड, तो ये याद रखना, है ना। इसके ऊपर कुछ एग्जांपल्स मैंने मेंशन किए, जो पढ़ लेना आप लोग यहाँ पे, जिसके बेसिस पे क्वेश्चंस बनते हैं। जैसे कि आपसे ये पूछ लिया जाता है कि अगर लेट से आपने आइस को डिप कर दिया है पानी में, तो कितना परसेंटेज आइस का अंदर की तरफ है, कितना बाहर है, तो कितना परसेंटेज ऑफ आइस इज इनसाइड वाटर, निकालने का तरीका क्या है कि आप बैलेंस कर दो। सबसे पहले तो ऊपर की तरफ थ्रस्ट लग रहा है एफ, और नीचे की तरफ आइस का जो भी वेट है वो लग रहा है mg। दोनों को मैंने क्या कर दिया, दोनों को मैंने बैलेंस कर दिया। तो क्या हो जाएगा, एफ बी तो हो जाएगा रो वी जी, अभी तुम पढ़ के आए हो जरा जस्ट, है ना, रो एल इंटू वी जी। और एम जी को तुम लिख सकते हो रो एस इंटू वी जी, है ना, क्योंकि मास, क्या मास पर यूनिट वॉल्यूम क्या होता है भाई, डेंसिटी होता है ना। तो यहां से लिख सकते हो उसको रो एस इंटू वी। अरे एम जी को ऐसे लिख सकता हूँ ना, रो एस इंटू वी जी, समझ में आता है ना ये सबको, कोई डाउट तो नहीं है इसमें? ठीक है, तो रो एल इंटू वी वन जी आपका हो गया लिक्विड की वजह से जो आया है बाइंड फोर्स, और रो एस इंटू वी जी आपका हो गया, क्या हो गया, एम जी वेट। ठीक है, दोनों को कंपेयर करोगे, एक रिलेशन मिल जाएगा, वी वन अपॉन वी इक्वल्स टू रो एस अपॉन रो एल। इससे आपको पता चल जाएगा कि कितना वॉल्यूम जो है आपका वो फ्लोट कर रहा है और कितना इनसाइड है पानी के। तो वी वन अपॉन वी कैलकुलेट किया तुमने, लेट से वैल्यू आई 0.9, तो इसका मतलब ये है कि इतना वॉल्यूम तुम्हारा पानी के अंदर है एज कंपेयर टू द वॉल्यूम ऑफ कंप्लीट बॉडी। इज दिस क्लियर विद एवरीवन? ये एग्जांपल्स पढ़ के जाना, काफी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। सेंटर ऑफ बायंसी लास्ट टॉपिक है, इसको पढ़ लेते हैं। सेंटर ऑफ बायंसी क्या होता है, जैसे हम पढ़ चुके हैं कि सेंटर ऑफ मास होता है किसी बॉडी का, ठीक है, वैसे सेंटर ऑफ बायंसी भी होता है। तो जैसे आप बोलते हो कि सेंटर ऑफ मास पे आपका mg लगता है, सेंटर ऑफ ग्रेविटी या सेंटर ऑफ मास पे आपका mg लगता है, फोर्स लगता है, किसी बॉडी का वेट लगता है। तो वैसे ही सेंटर ऑफ बायंसी वो पॉइंट होता है, इट इज द सेंटर ऑफ मास ऑफ डिस्प्लेस्ड लिक्विड, जहां पे बायंट फोर्स अप्लाई होता है। तो जरूरी नहीं है कि दोनों सेम जगह लग रहे हैं, वेट जिस पॉइंट से आप लिख रहे हो, जिस पॉइंट पे लग रहा है, जरूरी नहीं है आपका एफ बी बाइंड फोर्स भी उसी पॉइंट पे लगे, अलग अलग पॉइंट पे लग सकता है। तो सेंटर ऑफ बायंसी याद रखना क्या होगा, वो पॉइंट जहां पे एफ बी अप्लाई हो रहा है, और ये वो पॉइंट है जहां पे सेंटर ऑफ मास है किसका, डिस्प्लेस्ड लिक्विड का, क्योंकि डिस्प्लेस्ड लिक्विड ही तो देता है तुम्हें बायंसी का कॉन्सेप्ट, है ना। तो ये बात याद रखना। तो एफ बी पासेस थ्रू सीओबी, सेंटर ऑफ बायंसी, बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, कॉन्सेप्ट है, क्योंकि टॉर्क वाले क्वेश्चन बन जाते हैं इसमें।
है ना, कितना घूमेगा, मान लो किसी बॉडी को डाल दिया, वो कुछ टिल्ट किया, अब कितना घूमेगा, तो कौन घुमाता है, टर्निंग इफेक्ट फोर्सेस देते हैं। तो फोर्सेस अगर एक ही लाइन ऑफ उससे पास कर जाएंगे, ठीक है, एक सेम अगर एक्सिस से पास कर जाएंगे आपके, तो फिर कोई टर्निंग इफेक्ट ही नहीं आएगा। पर अगर अलग अलग कर रहे हैं, जैसे यहाँ पे इसको इस एग्जांपल में आपको दिख रहा है एम जी नीचे की तरफ घुमाना चाह रहा है और एफ बी ऊपर की तरफ घुमाना चाह रहा है, तो एक टर्निंग इफेक्ट आ जाएगा इस ऑब्जेक्ट में, है ना। इस पे क्वेश्चन बन जाता है। लास्ट कॉन्सेप्ट अपेरेंट वेट। अपेरेंट वेट आप पढ़ चुके हो ऑलरेडी। जब भी आप किसी चीज को पानी में डिप करोगे, डुबाओगे, सबमर्ज करोगे, तो वो हल्की हो जाती है चीज। ये बात आपने बचपन से जानी है ना। रीजन क्या होता है अपेरेंट वेट? सिंपल सी बात है, आप किसी भी चीज को पानी में डुबाओगे, नीचे से ऊपर फोर्स लग रहा है, नीचे से ऊपर फोर्स लगेगा, तो वो बॉडी पे जितना वेट लग रहा था उतना फील नहीं होगा, उससे कम फील होगा, है ना। तो अपेरेंट वेट क्या हो जाएगा भाई? वेट ऑफ बॉडी माइनस अप थ्रस्ट, एम जी माइनस एफ बी। इस पे भी बहुत सारे क्वेश्चन बन जाते हैं अपेरेंट वेट पे, इसको सॉल्व कर लेना, ठीक है। एक क्वेश्चन में सॉल्व करा देता हूँ, बाकी आप होमवर्क में डिस्कस, आप होमवर्क में कर लेना। अगली क्लास में अगर आपको डाउट होंगे इसमें तो वी विल डिस्कस, ठीक है। तो एक क्वेश्चन सॉल्व कर लो, देन वी कैन लीव द क्लास। अभी तक जो पढ़ा उसमें तो कोई डाउट नहीं है बच्चों? समझ में आया सबको? जो अब रिवाइज किए कॉन्सेप्ट उसमें कोई डाउट तो नहीं है? ठीक है, करिए भाई, सॉल्व करिए इसको। बैरोमीटर कंस्ट्रक्टेड यूजिंग अ लिक्विड डेंसिटी दिया हुआ है, कौन सा लिक्विड है? अप्रोक्सीमेटली मर्क्यूरी जैसा ही लग रहा है, मर्क्यूरी का ही होता है इतना, ठीक है। व्हाट वुड बी द हाइट ऑफ द लिक्विड कॉलम व्हेन मर्क्यूरी बैरोमीटर रीड 76 सेंटीमीटर? अच्छा, किलोग्राम मीटर पर मीटर क्यूब? नहीं नहीं, कुछ और, लिक्विड कुछ और है, ठीक है। किलोग्राम पर मीटर क्यूब नहीं। तो तुमको क्या बोल रहा है कि भाई एक बैरोमीटर बनाया, किस लिक्विड का इस्तेमाल करके बनाया? उस लिक्विड का जिसका 760 था डेंसिटी किलोग्राम पर मीटर क्यूब में। अब तुमको बोल रहे हैं कि हाइट बताओ भाई, व्हाट वुड बी द हाइट ऑफ द लिक्विड कॉलम व्हेन मर्क्यूरी बैरोमीटर रीड 76 सेंटीमीटर, और मर्क्यूरी की डेंसिटी दे रखी है किलोग्राम पर मीटर क्यूब में 13,600, ठीक है, जो कि आपको दिख रहा होगा कि बहुत ज्यादा है उस लिक्विड से। कैसे निकालोगे, क्या कॉन्सेप्ट यूज करोगे? प्रेशर सेम करना पड़ेगा दोनों में। हाँ साक्षी, सर बी ऑप्शन आ रहा है। बी ऑप्शन आ रहा है, बहुत बढ़िया, करेक्ट है, करेक्ट है। तो भाई बैरोमीटर है तो प्रेशर सेम ही आएगा दोनों के केस में, है ना, जो भी रीडिंग आएगी वो सेम आएगी, क्योंकि बैरोमीटर एक ही यूज किया तुमने दोनों केसेस में, बस लिक्विड बदले हैं, राइट। तो आपको क्या करना पड़ेगा, दोनों केसेस में लिक्विड के केस में जो प्रेशर है उसको इक्वेट करना पड़ेगा किसके साथ में? मर्क्यूरी के साथ में। अब प्रेशर आपको लिखना पता है क्या होता है। क्या हो जाएगा भाई लिक्विड के केस में? क्या हो जाएगा, लेट से आपने कुछ हाइट निकाली लिक्विड की, है ना, एच एल। लिक्विड के केस में जो हाइट आई वो एच एल थी, और जो मर्क्यूरी की केस में आई उसको एच एम बोल दो। तुमको वैल्यू दी भी हुई है एक की, तो ठीक है, तुमको दूसरे वाले की वैल्यू निकालनी है। तो आप कैसे लिखोगे? प्रेशर जो लिक्विड की वजह से आ रहा है वो सेम प्रेशर आपका मर्क्यूरी की वजह से आएगा, क्योंकि एक ही बैरोमीटर है, तो उसको क्या लिख दोगे? रो, रो जी एच लिखते हैं हम, राइट। तो रो ऑफ लिक्विड मल्टीप्लाई बाय, बोलो भाई, हाइट ऑफ लिक्विड, और स्मॉल जी की वैल्यू तो सेम रहेगी दोनों के लिए, इसमें क्या हो जाएगा, रो ऑफ मर्क्यूरी मल्टीप्लाई बाय हाइट ऑफ मर्क्यूरी ड्यू टू मर्क्यूरी, एंड स्मॉल जी की वैल्यू सेम रहेगी दोनों के लिए, ठीक है। तो आपका हाइट ऑफ लिक्विड कितना आ जाएगा यहाँ से? रो ऑफ एम इंटू एच ऑफ एम डिवाइडेड बाय रो ऑफ एल। इसको सॉल्व करो, सारी वैल्यूज पुट करो, क्या क्या आ जाएगा भाई? रो ऑफ मर्क्यूरी तो दिया हुआ है 13,600, डिवाइडेड बाय रो ऑफ लिक्विड कितना दे रखा है? 760, 760 किलोग्राम पर मीटर क्यूब, मल्टीप्लाई बाय हाइट ऑफ मर्क्यूरी। हाइट ऑफ मर्क्यूरी तुम्हें दे रखी 76 सेंटीमीटर, बस जो कि आप ले नहीं सकते हो डायरेक्टली, क्योंकि सब चीजें मीटर में ली है तुमने, तो इसको भी मीटर में कन्वर्ट कर दो, 0.76 हो जाएगा ये। आई गेस ये समझ में आ रहा होगा सबको। इसको हम सॉल्व करेंगे तो आपका आएगा आंसर 13.6 मीटर, विच इज ए ऑप्शन। कोई डाउट इसमें?
समझ में आया सबको? ठीक है, तो बाकी के क्वेश्चन मैं होमवर्क में दे रहा हूँ बच्चों, सॉल्व जरूर करना। आई डिस्कस दिस क्वेश्चन अगली क्लास में, ठीक है, इसको सॉल्व जरूर करना। अगर आप सॉल्व करके लाओगे तो हम डिस्कशन कर पाएंगे, अदरवाइज कोई फायदा नहीं रहेगा। मेरे को बस आंसर बताना है फिर तो तुम्हें, क्योंकि तुम वैसे भी ढूंढ सकते हो, लेकिन सॉल्व करके आओगे तो हम डिस्कस कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्लास में हम लोग फ्लूइड को ही कंटिन्यू करेंगे, मैं पहले से बता रहा हूँ। अगर फ्लूइड टाइम से हो गया तो हम अगला चैप्टर भी स्टार्ट कर सकते हैं, जो भी आपके शेड्यूल में है। नेक्स्ट चैप्टर मोस्ट प्रोबेबली ऑसिलेशन से हम स्टार्ट करेंगे, ठीक है। ऑसिलेशंस वी कैन स्टार्ट, कंफर्म नहीं है, अगर फ्लूइड होगा तो ही स्टार्ट करेंगे, ठीक है भाई। किसी को कुछ पूछना है, एनी डाउट्स? नहीं, चलो मिलते हैं अगली क्लास में फिर। गुड बाय एवरीवन, गुड नाइट।